मीर रवि अपने परिवार के साथ घर के बाहर खड़े होकर बारिश से घर को बचाने के लिए पन्नी से घर कवर करवा रहा होता है। तो वहीं गरीब अंजलि किसी काम की वजह से घर से बाहर आती है, जिसे देख आरती उससे कहती है, बहुत जल्द बारिश का महीना शुरू हो जाएगा। हमने तो अपने घर को कवर करवा दिया, तुम भी अपने घर की मरम्मत करवा लो, वरना पिछली बार की तरह परेशान हो जाओगी। ठीक है। इतना बोल अंजलि घर में चली जाती है। अमीर परिवार एक बार फिर अपने काम में बिजी हो जाते हैं। देखते ही देखते पूरा दिन बीत जाता है और विनीत जब रात को सब्जियां बेचकर घर आता है तो अंजलि विनीत से कहती है, विनोद देखो ना, हमारी पड़ोसन ने अपने घर में पन्नी लगवा ली है ताकि बारिश से उसके घर में सीलन ना आए और उनके घर की सफेदी खराब ना हो। हम भी इस बार अपने छत की मरम्मत करवा लेते हैं, वरना पिछली बार की तरह परेशानी होगी। बच्चों के साथ बेड पर बैठी सुमित्रा कहती है, हाँ बेटा, एक बार छत की मरम्मत करवा लेंगे तो कुछ सालों का छुटकारा मिल जाएगा। कोशिश कर रहा हूँ, बहुत जल्द छत की मरम्मत करवा लूंगा। अमीर के पास इतना पैसा है कि वो बरसात आने से पहले ही बरसात से बचने की सारी तैयारी कर लेता है, पर गरीब इतना गरीब होता है कि सोचते सोचते बरसात का मौसम आ जाता है और वो कुछ नहीं कर पाते। फिर एक दिन अमीर परिवार जब घर में टीवी देख रहा होता है तो अचानक से बारिश शुरू हो जाती है और राजू भाग के खिड़की से बारिश को देखने लगता है। पापा देखो ना, बाहर कितनी अच्छी बारिश हो रही है, मुझे भी बारिश में नहाना है। आरती देखो ना, बच्चे नहाने की कितनी जिद कर रहे हैं, मैं उन्हें छत पर ले जाता हूँ, जब तक तुम बारिश में गर्मा गर्म पकौड़े बना लो। इतना बोलकर रवि अपने बच्चों के साथ छत पर बारिश में नहाने जाता है और खूब एंजॉय करता है। तो वहीं रसोई में खड़ी होकर आरती खिड़की से बारिश का मजा लिए उनके लिए पकौड़े बनाती है। पर अचानक बारिश होने की वजह से विनीत घर के बाहर जो कि सब्जी ठीक कर रहा होता है वो अपनी सब्जियां समेटने लगता है। तो वहीं अंदर खाना बना रही अंजलि के खाने में बारिश का पानी जाता है जो कि छत से टपक रहा होता है। गोलू, पिंकी, जल्दी से भगोना लेकर चूल्हे के पास खड़े हो जाओ, वरना आज खाना नहीं खा पाओगे। पिंकी गोलू हाथ में पतीला लिए चूल्हे पर गिर रहे पानी के नीचे लगा देते हैं। माँ, हमें भी बाहर नहाना था क्या? जब तक खाना नहीं बन जाएगा हमें ऐसे ही भगोना लेकर खड़े रहना पड़ेगा। हाँ बेटा, बस थोड़ी देर की बात है, खाना बनने ही वाला है। सुनिए जी, देखिए छत टपक रही है, कुछ कीजिए ना। देख ले कैसे तेरे बीवी बच्चे इस बारिश में मेहनत कर रहे हैं। मैंने तुझे पहले ही कहा था बारिश आने वाली है, छत ठीक करवा ले, पर तू किसी की सुनता कहाँ है। अपनी माँ और बच्चे की बातें सुनकर विनीत बाहर से कुछ घास लेकर आता है और उन घास को लेकर छत पर सीढ़ियां लगाकर जाता है और थोड़ी थोड़ी दूर पर उन घास को लगाने लगता है। ये सब कुछ छत पर बारिश में नहा रहा रवि देख लेता है। भाई साहब, अगर कोई मदद चाहिए तो बताओ, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। अरे नहीं, मदद की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा पानी है जो टपक रहा था, अब हो गया ठीक। विनोद रवि की मदद लेने से साफ साफ मना कर देता है। कुछ देर में विनोद अपने बच्चों के साथ छत पर नहाकर नीचे जाता है और तभी सभी गर्मा गर्म पकौड़े खाते हैं। तो वहीं थोड़े से पकौड़े बर्तन में लेकर छाता लिए आरती अंजलि के घर जाती है, जहां वो देखती है कि अंजलि के बच्चे पतीला लेकर खड़े हैं, क्योंकि घास लगाने के बाद भी पानी टपकना बंद नहीं हुआ था। अंजलि, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था बारिश आने वाली है, छत की मरम्मत करवा लो। देखो मासूम बच्चे कैसे पतीला लेकर खड़े। अगर हमारी कोई मदद चाहिए तो हम तुम्हारी मदद करने को तैयार हैं। हमने छत ठीक करवाई थी, पता नहीं ये फिर से कैसे लीक होने लगी। एक बार फिर अंजलि आरती की मदद लेने से साफ मना कर देती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक रात तेज आंधी तूफान चल रहा होता है। गरीब परिवार अपने घर में आराम से बिस्तर लगाकर सो रहा था, तो वहीं अमीर परिवार सोने की तैयारी कर रहा होता है। तभी अचानक से तेज बारिश होने लगती है। अरे बहू रवि, देखो बाहर कितनी तेज बारिश हो रही, कितना अच्छा लग रहा है रात का मौसम। सुनिए जी, बच्चे तो सो गए हैं, मैं अभी गर्मा गर्म चाय बना कर लाती हूँ और कुछ देर हम पकौड़े के साथ बारिश के मजे लेते हैं। इतना बोलकर आरती रसोई में जाती है और चाय पकौड़े बनाने लगती है। तो वहीं गरीब परिवार जब सो रहा होता है तो सुमित्रा के शरीर पर कुछ बूंदें टपकती हैं और उसकी आंख खुल जाती है। तो वो देखती है कि उसके घर की छत टपक रही है। विनीत, अंजलि बहू, ये देखो अब हमारे घर की छत फिर से टपक रही है। माँ, इतनी जल्दी सुबह हो गई क्या जो तुम हम पर पानी डालकर हमें उठा रही हो? नहीं बच्चों, मैंने तुम पर पानी नहीं डाला, बल्कि हमारी कच्ची छत टूट गई है और अब पूरा छत टपक रहा है। बेटा, अब तो तुझे कुछ करना ही पड़ेगा। छत टपकने की वजह से पूरा परिवार सारी रात सो नहीं पाता और वो लोग जगह जगह बाल्टी और पतीला लगाकर बैठकर रात गुजारते हैं। बच्चे जैसे तैसे बेड पर सिकुड़ कर लेट जाते हैं। तो वहीं अमीर परिवार सारी रात बालकनी के पास बैठकर बारिश एंजॉय करते हैं। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। क्योंकि बारिश का मौसम था, इसलिए किसी भी वक्त बारिश हो जाती, जिस वजह से रोड्स पर पानी जमा रहने लगता है। ऐसे ही एक दिन, माँ
मैं सब्जी लेकर जा रहा हूँ बेचने बाजार में। बाजार में पानी भरा है, इसलिए बाजार नहीं लग रहा, अब फेरी ही करनी पड़ेगी। आप ये पन्नी ले लीजिए, बारिश होगी तो सब्जियों को ढक देना वरना नुकसान हो जाएगा। विनीत पन्नी लेकर फेरी करने के लिए चला जाता है। देखते ही देखते शाम हो जाती है और जब वो शाम को घर आने लगता है तो अचानक से बारिश होने लगती है, जिस वजह से विनीत सब्जियों पर पन्नी डालकर एक साइड में सब्जी का ठेला लेकर खड़ा हो जाता है और खुद के सिर पर भी पन्नी लगा लेता है। तभी पास से बारिश में गुजर रही रवि की कार उसके पास रुकती है। वो विनीत को बारिश में खड़ा देख उससे कहता है, विनीत, बहुत तेज बारिश हो रही है, तुम मेरा छाता ले लो या फिर मेरे साथ घर चलो। नहीं, मैं ठीक हूँ, और वैसे भी मुझे सब्जी लेकर घर जाना है। अगर आपके साथ गया तो सब्जी कौन लेकर आएगा? एक बार फिर विनीत रवि की मदद लेने से मना कर देता है। रवि के पास खुद की गाड़ी थी, इसलिए वो तेज बारिश में भी आराम से घर पहुंचता है। तो वहीं कुछ देर विनीत बारिश रुकने का इंतजार करता है। जैसे ही बारिश रुकती है वो रोड पर भरे पानी में अपना सब्जी का ठेला लेकर घर आता है। समय गुजरता है और एक दिन वो बड़ी सी पन्नी लेकर घर जाता है। क्योंकि उस दिन बारिश नहीं हो रही थी तो वो अपनी बीवी के साथ मिलकर अपनी छत पर पन्नी लगाता है। अब हमारे घर की छत से पानी नहीं टपकेगा? हाँ बेटा, और अब जब बारिश होगी तो हम भी आराम से सो सकेंगे और खाना खा सकेंगे। ये देख विनीत का परिवार काफी खुश होता है, पर उनकी खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकती और एक बार फिर तेज आंधी तूफान चलती है और उनकी पन्नी फट जाती है। आधी फटी हुई पन्नी का हिस्सा आंधी तूफान में उड़ जाता है। तो वहीं कुछ ही देर में बारिश शुरू हो जाती है। खिड़की पर खड़ी राधा कहती है, पापा देखो ना, बाहर कितनी अच्छी बारिश हो रही है। आज कुछ बाहर से खाना मंगवा कर खाएं क्या? हाँ रवि, आज कुछ बाहर से मंगवा लेते हैं। बेचारी बहू इस बारिश के मजे नहीं ले पाती, वो बेचारी खाना बनाने में ही लगी रह जाती है। आज बहू भी हमारे साथ बैठकर खाना एंजॉय कर लेगी। अपने माँ और बच्चों के कहने पर रवि आज खाना बाहर से ऑर्डर करता है। तो वहीं तेज बारिश होने की वजह से न सिर्फ घर में सीलन और छत टपकती है, बल्कि आज विनीत के घर में रोड का पानी भी आने लगता है। अब हम क्या करें? इस बारिश में कैसे अपने दिन काटें? अरे भैया, तुम तो पूरे गीले हो गए। बारिश रुक जाती तब खाना लेकर जा जाते। सर, सब आप जैसे अच्छे नहीं होते, और अगर मैं बारिश रुकने का इंतजार करूंगा तो अपना घर कैसे चलाऊंगा? डिलीवरी करके ही तो मेरा घर चल पा रहा है। मेरी अगली डिलीवरी भी है, अब जल्दी से खाना ले लीजिए। डिलीवरी बॉय खाना देकर बारिश में भीगते हुए वहां से चला जाता है और तभी रवि की नजर गरीब विनीत के घर पर पड़ती है। उनके घर में पानी जाता देख विनीत अपने पूरे परिवार के साथ हाथ में छाता लिए उनके घर आता है, जहां पूरा परिवार घर से पानी निकाल रहा था। अंजलि, हम पड़ोसी हैं, पता नहीं तुम हमारी मदद क्यों नहीं लेती। बेचारे बच्चे छुट्टी और बारिश का मजा लेने के बदले बारिश के कहर को सह रहे हैं। बच्चों, तुम घर से पानी निकालना बंद करो, हम अभी मोटर लगवाएंगे और मेरे बच्चों के साथ बैठकर तुम लोग खाना खाओ। माँ जी, आप बच्चों को घर ले जाओ। रवि ने जो खाना ऑर्डर किया था वो गरीब बच्चे और अपने बच्चों को बांट देता है। बच्चे दोनों के बैठकर रवि के घर में खाना खाते हैं और बारिश एंजॉय करते हैं। तो वहीं रवि और अंजलि उनसे बात करते हैं। अंजलि, हम पड़ोसी हैं, हम अमीर हैं, इसका मतलब ये नहीं कि बुरे हैं। अच्छा बताओ, अगर कल को मेरे ऊपर कोई मुसीबत आ जाती है तो क्या तुम मुझे मुसीबत में छोड़ दोगी? ये कैसी बात कर रही हो तुम? मैं कुछ भी करके तुम्हारी मदद करती। तो फिर तुम क्यों हमें मदद नहीं करने देती? हम भी तो बस तुम्हारी मदद ही कर रहे हैं। उस दिन अंजलि और उसकी परिवार मदद लेने से मना नहीं कर पाता। कुछ ही देर में रवि उनके घर मोटर लगवाकर बारिश का पानी बाहर करता है और बारिश रुकते ही उनके छत की मरम्मत करवाता है। और इस तरह अमीर गरीब परिवार अपने छत के नीचे बारिश में एंजॉय करते हैं। मोहित, तेरे पिताजी की तबीयत अब ठीक नहीं रहती। मैं सोच रही हूँ कि अब तेरी बहन प्राची की शादी कर दूं। हाँ माँ, आप सही कह रही हो। पिता की आंखों के सामने शादी हो जाएगी तो ठीक रहेगा। माँ, पर मैंने अभी अपनी 12वीं कक्षा की पढ़ाई खत्म की है, मुझे कॉलेज भी करना है। मेरा सपना है कॉलेज करने का। सपना क्या होता है बेटी, बाप के आगे शादी हो जाएगी, ये बहुत अच्छी बात है। और वैसे भी एक अच्छा रिश्ता मिल गया है तेरे लिए, तो अब इसको ठुकरा मत, शादी कर ले। पढ़ाई वगैरह तो होती रहेगी। प्राची का सपना था कि वो कॉलेज करे, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति और पिता की सेहत देखकर उसकी माँ उसकी शादी आलोक नाम के लड़के से करवा देती है। आओ बहू, घर के अंदर आओ। अगले दिन सुबह प्राची की मुंह दिखाई की रस्म होती है। रेखावती, तेरी बहू तो बहुत सुंदर है, पर तेरी बहू का शरीर देखकर तो लगता है इसकी उम्र बहुत कम है। पढ़ने लिखने की उम्र है अभी तो इस लड़की की। हाँ, उम्र थोड़ी कम है इसकी मेरे बेटे से, पर मुझे घर में बहू चाहिए थी तो बस झटपट में मैंने इसको ही अपने घर की बहू बना ली। सुनीता के जाने के बाद
रेखावती की चारों बेटी माधुरी, पाखी, वैशाली, कीर्ति अपने हॉस्टल से घर आती हैं। ये लो बहू, तुम्हारी चारों नंदे भी आ गई हैं। अरे माँ, शादी में हम शामिल नहीं हो पाए, लेकिन हमें नहीं पता था कि आप भैया की शादी एक बालिग लड़की से करवा रही है। लेकिन इनकी उम्र तो बहुत ज्यादा कम है भैया से, और इन्हें तो अभी पढ़ना लिखना चाहिए था। हाँ सचमुच उम्र तो बहुत ज्यादा ही कम है। इस उम्र में तो हर लड़कियां अपनी कॉलेज की पढ़ाई कर रही होती हैं। अरे कुछ उम्र कम नहीं है, हमारी भी इस उम्र में शादी हो गई थी और हमने भी पूरा घर संभाल लिया था। और अब मेरी बहू भी मेरी ही तरह पूरे घर को संभाल लेगी। क्यों बहू, संभाल लोगी ना? जी माँ जी। अब प्राची सबको अपने हाथ से खाना बनाकर खिलाती है। खाना तो बहुत स्वादिष्ट बना है प्राची। शुक्रिया आलोक जी। वैसे माँ, अभी हमारे कॉलेज की छुट्टियां चल रही हैं, तो अभी कुछ दिनों तक हम यहीं रहेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटी। एक दिन प्राची अपने नंद के कमरे में सफाई कर रही होती है और वहां से एक किताब को उठाकर पढ़ने लगती है। अच्छा भाभी, आपको किताबें पढ़ने का भी शौक है क्या? नहीं, वो तो बस ऐसे ही थोड़ा बहुत पढ़ लेती हूँ। ये तो अच्छी बात है, थोड़ा बहुत ही सही, पर आप पढ़ती तो हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं। अब प्राची जब भी घर की सफाई करती और अपने नंद के कमरों की सफाई करती तो वहां पर रखी कॉलेज की पुस्तकों को पढ़ने लगती। एक दिन प्राची कॉलेज की पुस्तक को उठाकर हॉल में बैठकर पढ़ रही थी कि तभी वहां पर उसकी चारों नंद उसके हाथ से किताब लेते हुए कहती हैं, अरे बाप रे, इतनी डिफिकल्ट बुक पढ़ रही हो मेरी भाभी, कुछ पूछूं इसमें से, बता पाओगी? जी पूछिए। अच्छा तो बताइए, व्हाट इज द लॉ ऑफ डिमांड? इसका उत्तर है द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट एज द प्राइस ऑफ अ गुड और सर्विस इंक्रीजेस। वाह रे भाभी, एक झटके में आपने एकदम करेक्ट आंसर दे दिया। इस आंसर को याद करने में तो मुझे पता नहीं कितना टाइम लग गया था। आप तो बहुत इंटेलिजेंट है। फिर आपने अपनी आगे की पढ़ाई क्यों नहीं की? कॉलेज में एडमिशन क्यों नहीं लिया? कॉलेज करने की इच्छा तो मेरी भी थी, पर मैं एक गरीब परिवार से थी, तो माँ बाप पढ़ाने में असहाय थे, इसलिए शादी करनी पड़ी। अरे तो आप ये बात हमसे कहती। अच्छा आप रुकिए, मैं आज ही माँ से आपके आगे की पढ़ाई के बारे में बात करती हूँ। उस रात जब सब लोग खाना खा रहे होते हैं। माँ, मैं क्या कह रही थी कि भाभी अपनी आगे की पढ़ाई कंप्लीट करना चाहती है, तो हम लोग उन्हें लेकर कल कॉलेज जा रहे हैं एडमिशन करवाने। ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे सुनकर अच्छा लगा कि प्राची आगे पढ़ना चाहती है। लेकिन मुझे सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तुम चारों बहनें पहले ही हॉस्टल में अपनी कॉलेज की पढ़ाई कर रही हो, और तुम्हारे साथ अगर मेरी बहू भी हॉस्टल में कॉलेज की पढ़ाई करने चली जाएगी तो घर के कामकाज कौन संभालेगा? मैंने अपने बेटे की शादी इसलिए नहीं करवाई कि घर मुझे संभालना पड़े। रहने दीजिए, माँ सही कह रही हैं, मैं घर ही संभाल लूंगी। रुकिए भाभी, माँ ये क्या बात हुई? घर के कामकाज के चक्कर में आप भाभी को आगे पढ़ने नहीं देंगी। ठीक है, हमारे हॉस्टल से आपको प्रॉब्लम है, तो आज से हम लोग भी अपने कॉलेज की पढ़ाई यहीं दिल्ली में रहकर करेंगे। हाँ माँ, और घर के कामकाज भी हम मिल बांट के कर लेंगे। कुछ काम हम कॉलेज आने से पहले और कुछ काम हम कॉलेज से आने के बाद कर लेंगे। इससे आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर करवा दो बहू का कॉलेज में एडमिशन। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्राची की चारों नंद अपनी गरीब भाभी का ऑनलाइन एडमिशन करवाती हैं। अगले दिन सुबह प्राची कॉलेज के लिए रेडी होती है। भाभी, आज आपके कॉलेज का पहला दिन है, खुश तो हो ना? जी नंद जी, मैं बहुत खुश हूँ। पांचों नंद अपनी गरीब भाभी को लेकर घर से कॉलेज के लिए निकलती हैं। अरे बाप रे बाप, अब घर की बहुएं भी कॉलेज जाएंगी क्या? बेटियां हॉस्टल में पढ़ रही थी, ये कम था? आपको क्या दिक्कत है आंटी? आप अपने घर में देखिए ना, आपकी बहू बेटी क्या कर रही है। चलो भाभी, आज आपके कॉलेज का पहला दिन है, आप फालतू लोगों की बातें मत सुनो। कॉलेज में आकर प्राची अपना आइडेंटिटी कार्ड सिक्योरिटी गार्ड के हाथ में देती है। उम्र तो बहुत ज्यादा ही कम है तुम्हारी, और शादी भी हो गई, लेकिन अगर पढ़ना लिखना ही था तो पहले अपनी कॉलेज की पढ़ाई खत्म करती ना, शादी क्यों की? एक्सक्यूज मी, आज इनका कॉलेज में पहला दिन है और मैं नहीं चाहती कि आप अपने एम्बेरस बोर्ड के साथ उन्हें ऑकवर्ड फील कराएं, और वैसे भी पढ़ने लिखने की कोई उम्र नहीं होती। चलिए भाभी, कॉलेज के अंदर चलिए। अब प्राची को लेकर उसकी चारों नंद क्लास के अंदर आती हैं, जहां क्लास टीचर अटेंडेंस ले रही होती है। श्रीमती प्राची? प्रेजेंट मैम। आप हो श्रीमती प्राची? मुझे तो लगा कि कोई एजेड लड़की होगी, लेकिन तुम्हारी उम्र तो बहुत कम है, इतनी जल्दी शादी क्यों कर ली? वो मैं सॉरी मैम, आपकी क्वेश्चन का आंसर कर रही हूँ, बट ये उनका पर्सनल मैटर है, तो आप इस पर क्वेश्चन मत कीजिए। वो नर्वस हो रही हैं और आज उनका पहला दिन है कॉलेज में। ओके सॉरी। टीचर के चले जाने के बाद प्राची अपने डेस्क पर बैठकर नोट्स बना रही होती है कि तभी वहां पर श्रुति नाम की लड़की आकर प्राची के हाथ से नोट्स छीनकर हवा में उड़ा देती है। ओहो, तब ये शादीशुदा आंटी भी हमारे साथ बैठकर क्लास लेंगी।
मेरे नोट्स इधर दो। पाखी माधुरी। श्रुति, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई न्यू स्टूडेंट के साथ ऐसे बिहेव करने की? अभी के अभी नोट्स यहाँ पर रखो, नहीं तो मैं प्रोफेसर से तुम्हारी टीजिंग करने की कंप्लेंट करूंगी। ये पकड़ो अपने नोट्स, मुझे कोई शौक नहीं है इस आंटी के नोट्स लेने की। अब कुछ देर बाद चारों नंद अपनी भाभी के साथ कॉलेज की कैंटीन में आती हैं, जहां प्राची एक बहुत बड़ा लंच बॉक्स का डिब्बा निकालती है। इतना बड़ा लंच बॉक्स का डिब्बा? अरे अपने साथ साथ पूरे कॉलेज के स्टूडेंट्स को लंच करवाने वाली हो क्या? शट अप मोहन, बिहेव योरसेल्फ। सॉरी। लंच खत्म करके प्राची क्लास के अंदर जा रही होती है कि तभी पीछे से कुछ लड़के उसको छेड़ने लगते हैं। अरे देख क्या कंटाप माल आई है कॉलेज में। प्राची पीछे मुड़ती है कि अरे बाप रे, ये तो शादीशुदा है। अरे शादी करके अपने पति का घर बसाना था ना, यहाँ कॉलेज क्या करने आई हो? बी इन योर लिमिट्स राम। अगर तुम्हारी सिस्टर शादी के बाद कॉलेज जाती तो क्या उसको भी तुम ऐसे ही टॉन्ट मारते? सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ कर दो। अब कॉलेज से चारों नंद अपनी भाभी को लेकर घर आती हैं, फिर मिलकर घर के कामों को संभालती हैं। कुछ देर बाद सभी लोग खाना पीना खाने के लिए टेबल पर बैठते हैं। तुम लोगों को पता भी है मोहल्ले के लोग कैसी कैसी बातें बना रहे हैं बहू के कॉलेज जाने से। माँ, मोहल्ले की बातों पर आप इतना ध्यान ही क्यों देती हैं? 4 लोगों का काम है 4 तरह की बातें बनाना। अगर मेरी वजह से बदनामी हो रही है तो मैं नहीं जाऊंगी कॉलेज। नहीं भाभी, आप ऐसा नहीं करोगी और कोई बदनामी भी नहीं हो रही। आप सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, बाकी की चीज हम संभाल लेंगे। अब चारों नंद मिलकर अपनी गरीब भाभी की पढ़ाई लिखाई में उसकी मदद करती थी। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और कॉलेज की परीक्षाएं शुरू हो जाती हैं और दिन रात मेहनत करके प्राची अपने कॉलेज के इकोनॉमिक्स कोर्स में टॉप करती है। कांग्रेचुलेशंस प्राची, तुमने कॉलेज में टॉप किया है इकोनॉमिक्स में और कॉलेज की तरफ से तुम्हें एक जॉब भी ऑफर हुई है मल्टीनेशनल कंपनी में। कांग्रेचुलेशंस भाभी, चलो ये खुशखबरी घर में सबको देते हैं। माँ किधर हो आप? एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। कैसी खुशखबरी बताओ? भाभी ने पूरे कॉलेज में टॉप किया है माँ, और एक मल्टीनेशनल कंपनी ने भाभी को हायर भी किया है। क्या बात है, कांग्रेचुलेशंस प्राची। क्या सच में इसने टॉप किया है कॉलेज में और इसकी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब लग गई? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। बहू, आज तो तेरी सफलता ने मोहल्ले की औरतों के गालों पर तमाचा मारा है, जो कहती थी कि बहुएं पढ़ लिख नहीं सकती। कहीं ना कहीं बहू, मैंने भी तुझे रोका, मुझे भी माफ करना। नहीं माँ जी, आप माफी क्यों मांगती हैं? जो भी था, लेकिन मेरा सपना आप लोगों और मेरी चारों नंद के सहयोग की वजह से ही पूरा हो पाया है। ये बात प्राची के पीहर वालों को भी पता चलती है। मुझे जानकर बहुत खुशी हुई कि मेरी गरीब बेटी प्राची अपने पीहर का सपना ससुराल में पूरा कर पाई, और ये सब कुछ उसकी चारों नंद के सहयोग की वजह से ही पूरा हुआ। अब प्राची भी अपने कॉलेज खत्म करने के बाद एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करने लगती है। माँ, आज मुझे भी खाना बनाना सिखाओ, मुझे भी खाना बनाना सीखना है। मेरी बेटी भी खाना बनाना सीखना चाहती है तो मैं उसे जरूर सिखाऊंगी। पूजा के बोलने पर शांति पूजा को खाना बनाना सिखाना शुरू करती है और सबसे पहले अपनी बेटी को आटा लगाना सिखाती है। कुछ देर में शांति पूजा के हाथों में आटा की छोटी सी लोई देती है और उसमें आलू भरना सिखाती है। माँ देखो, मैंने आलू का पराठा कितना अच्छा बनाया, कहीं से आलू नहीं निकल रहे। इस तरह जहाँ पूजा अपनी माँ से खाना बनाना सीख रही होती है तो वहीं विनोद अपनी बेटी के लिए 3-4 नई ड्रेस लेकर आता है। ये व्हाइट कलर पूजा को बहुत पसंद है और उस पर बहुत अच्छा लगता है, ये मैं पूजा को दूंगी। क्या सोच रही है मेरी बेटी? इसमें से कोई ड्रेस पसंद नहीं आई है क्या? नहीं पापा, सारी ड्रेस बहुत अच्छी हैं। निहारिका अपनी ड्रेस लेकर अलमारी में रख देती है और कुछ ही देर में पूजा के लिए ड्रेस लेकर उसके घर जाती है और पूजा को खाना बनाते देखती है। आज तू क्यों चूल्हे के पास बैठी है? आज मैंने आलू के पराठे बनाए हैं, खाएगी मेरे हाथ के पराठे? हाँ, क्यों नहीं, पर पहले ये देख, मैं तेरे लिए ड्रेस लेकर आई हूँ, कल हम इसे काजल के बर्थडे पर पहनेंगे। निहारिका पूजा को ड्रेस दिखा रही होती है कि तभी वहाँ आशा पूजा को ढूंढते हुए आती है और जब उसे पता चलता है कि पूजा खाना बनाना सीख रही है तो अपनी भाभी को टॉन्ट मारती है। भाभी, आपको शर्म नहीं आती 10 साल की बच्ची से खाना बनवाते हुए? दीदी, मैंने अपनी बेटी से खाना नहीं बनवाया, वो खुद खाना बनाना सीखना चाहती थी, और ये तो अच्छी बात है कि मेरी बेटी खाना बनाना सीखना चाहती है। इसकी बेटी पढ़ने में अच्छी है और इतनी कम उम्र में खाना बनाना सीख रही है, इसीलिए इसमें घमंड आ गया है। अच्छी बात है,
चलो निहारिका, रात बहुत हो रही है। आशा मुंह बनाकर निहारिका को घर लेकर जाती है और उसे सुनाना शुरू कर देती है। कुछ सीख ले पूजा से, तेरी ही उम्र की है, हर साल क्लास में फर्स्ट आती है और अब खाना बनाना भी सीख रही है। तेरा मन नहीं करता उसकी तरह कुछ सीखने का? तो मैं क्या करूँ माँ, मुझे नहीं सीखना खाना बनाना, मुझे बोरिंग लगता है ये खाना बनाना। नाराज निहारिका अपने कमरे में जाकर सो जाती है और अगले दिन पूजा और निहारिका नई ड्रेस पहनकर अपनी दोस्त की बर्थडे पार्टी में जाती है। तुम दोनों की ड्रेस तो बहुत अच्छी लग रही है निहारिका, तुम तो अमीर हो इसलिए ऐसी ड्रेस पहन सकती हो, पर पूजा भी ऐसी ड्रेस पहन सकती ही थी, मैंने कभी नहीं सोचा था। पूजा मेरी दोस्त और बहन दोनों हैं, तो तुमने कैसे सोच लिया कि वो अच्छी ड्रेस नहीं पहन सकती? दोस्तों से तारीफ सुनकर दोनों ही दोस्त काफी खुश होती हैं। देखते ही देखते दोनों बच्चे 15 साल के हो जाते हैं और अब पूजा सिलाई सीखना शुरू कर देती है और सबसे पहले निहारिका के लिए फ्रॉक बनाती है और उसे देने उसके घर जाती है। बुआ, निहारिका कमरे में है ना? हाँ, कमरे में ही है। अब जल्दी से पूजा निहारिका के कमरे में जाती है। आशा को पूजा पर शक होता है और वो भी उसके पीछे जाती है, जहां वो देखती है कि पूजा निहारिका को अपने हाथ की बनाई हुई ड्रेस दे रही है। मैंने सिलाई करनी सीख ली है और देख, सबसे पहले मैंने तेरे लिए ये सूट बनाया है। ये सूट तो बहुत अच्छा है, इसे मैं हमेशा अपने पास रखूंगी। पूजा ड्रेस देकर चली जाती है और पूजा के जाते ही आशा उस सूट को हाथ में लेकर निहारिका को सुनाने लगती है। देख ले, 15 साल की उम्र में उसने सिलाई करनी भी सीख ली, अब तो उसे देखकर कुछ करना सीख ले। माँ, तुम हर वक्त मेरी तुलना उसके साथ क्यों करती हो? अगर उसे कुछ करना पसंद है तो वो उसकी पसंद है, आप मुझे फोर्स मत किया करो ना। मुझे खाना बनाना सीखना नहीं है और ना ही दर्जी वाला काम सीखना है। मैं जैसी हूँ उसी में खुश हूँ। इस तरह अब निहारिका पूजा से चिढ़ने लगती है और ऐसे ही एक दिन। पूजा मेरी बेटी, तुम तो बहुत अच्छी दर्जी बन गई, अब तो कमा कमा कर माँ को दोगी। सही है भाभी, अभी से ही बेटी की कमाई खाओगी। मुझे अपनी बेटी के पैसों से कोई लालच नहीं, उसके अंदर कला थी इसलिए उसने सिलाई सीख ली। कल को कभी उस पर मुसीबत आई तो वो अपना पेट तो पाल सकेगी। मैं तो बहुत अच्छे से जानती हूँ तुम ऐसा क्यों कर रही हो, ताकि मेरी बेटी को नीचा दिखा सको। पर याद रखना भाभी, तुम हमारी बराबरी तो इस जन्म में नहीं कर पाओगी। शांति की बेटी को आगे बढ़ता देख आशा को काफी गुस्सा आता है और वो अपना गुस्सा निहारिका पर निकालती है। समय गुजरता है और दोनों बच्चे बड़े हो जाते हैं और शांति पूजा के लिए रिश्ता देखती है। बेटा, हमने तुम्हारे लिए जो लड़का देखा है वो तुम्हें पसंद तो है ना? पापा, आपकी पसंद ही मेरी पसंद है, आप जहाँ बोलोगे मैं वहीं शादी करूंगी। हमारी बेटी कितनी समझदार है, मैं अभी आपकी बहन का मुंह मीठा करवा कर आती हूँ। जहां शांति और उसका पूरा परिवार अपनी बेटी के लिए खुद रिश्ता देखता है, तो वहीं निहारिका अमित की मुलाकात अपने घर वालों से करवाती है। नमस्ते आंटी जी, हम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। मैंने घर में बात कर ली है, कुछ ही दिनों में मैं अपने पेरेंट्स से आपको मिलवा दूंगा। हाँ बेटा, क्यों नहीं, हमें भी तुम पसंद हो और मुझे अपनी बेटी पर गर्व है जो उसने तुम जैसे लड़के को चुना। विनोद को निहारिका की पसंद से कोई दिक्कत नहीं होती, तो वहीं कुछ ही देर में शांति आशा का मुंह मीठा करवाने आती है। दीदी, मुंह मीठा करो, मेरी बेटी का रिश्ता लग गया है। हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात है, मेरी बेटी का भी रिश्ता लग गया है, इसलिए ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है। आशा की बातें सुनकर शांति खुश होकर अपने घर जाती है, पर आशा निहारिका को सुनाना शुरू कर देती है। ये देख, तेरी मामी मिठाई देकर गई हैं। एक वो पूजा है जो अपने माँ बाप के पसंद के लड़के से शादी कर रही है, और एक तुझे देखो। माँ, तुम ना हर वक्त मेरा कंपैरिजन पूजा से मत किया करो। मैं पूजा जैसी नहीं हूँ, मैं जिसे पसंद करती हूँ उसी से शादी करूंगी। गलती करी मैंने उस पूजा से दोस्ती करके, उसकी वजह से आज मुझे आपकी इतनी खरी खोटी सुननी पड़ती है। पर अच्छी बात है, शादी करके मैं अपने ससुराल चली जाऊंगी, कम से कम वहाँ तो मुझे इस पूजा की वजह से ताने सुनने को नहीं मिलेगा। निहारिका घर से बाहर चल जाती है। समय गुजरता है और अब अपनी सिलाई वाले पैसे जोड़कर पूजा अपनी माँ के साथ मार्केट जाती है और वहां से अपनी शादी के लिए खुद कुछ सस्ते कपड़े खरीदती है। तो वहीं शोरूम में आशा भी अपने पति और बेटी के साथ उसकी शादी का लहंगा देख रहे होते हैं। कितनी खुश है शांति पूजा जैसी बेटी पाकर, जो शादी में भी अपने माँ बाप का खर्चा बचाने में लगी, और एक मेरी नालायक बेटी देखो सोच रही है शादी पर ही जिंदगी भर की जमा पूंजी लुटा दूं। अरे भाग्यवान पूजा को क्या देख रही हो, उनके पास ज्यादा पैसे नहीं है इसलिए सस्ते कपड़े ले रही है। तुम इधर देखो, हमारी बेटी के लिए शादी का लहंगा अच्छा लग रहा है ना?
ये वैसे भी पिंक कलर तो मेरी बेटी का फेवरेट है। पापा माँ को रहने दो, माँ को हमेशा वही चीज पसंद आएगी जो मुझे नहीं पसंद, और शादी मेरी है तो मेरी ही पसंद का होना चाहिए सब कुछ। निहारिका अपने माता पिता के साथ अपनी शादी की अच्छे से तैयारी करती है, तो वहीं पूजा अपने घर में बैठकर खुद अपनी शादी के कपड़े बनाती है और अपनी शादी में खाने की तैयारी भी खुद करती है। देखते ही देखते दोनों की शादी हो जाती है और विदाई के वक्त देख रही है उसकी शादी का लहंगा उसने खुद बनाया है। अगर तूने सिलाई सीखी होती तो हमें इतना महंगा लहंगा नहीं लेना पड़ता। मायके में तो हमारा पैसा दबा कर खर्च करवाया है, पर ससुराल में ऐसा मत करना, वरना तूने अपनी मर्जी से शादी करी है, कल को कुछ हुआ तो हम तेरा साथ नहीं देने वाले। माँ विदाई के वक्त भी तुम मेरा कंपैरिजन पूजा से कर रही हो, कैसी माँ हो तुम। अपनी माँ की ऐसी बातें सुनकर निहारिका को अब अपनी दोस्त से नफरत होने लगती है। कुछ देर में दोनों ही दोस्त अपने अपने ससुराल जाती हैं और अगले दिन दोनों ही बहू की पहली रसोई होती है, जहाँ पहली रसोई में पूजा दाल मखनी, कढ़ाई पनीर, नान, छोले, फ्राइड राइस जैसे काफी सारे पकवान बनाती, तो वहीं निहारिका अपने ससुराल में सबके लिए मैगी और पास्ता बनाती है। बहू भला अपनी पहली रसोई में मैगी पास्ता कौन बनाता है? माँ क्या फर्क पड़ता है, पहली रसोई में मैगी खाओ या छप्पन भोग। निहारिका को खाना बनाना नहीं आता और उसने अपनी पहली रसोई में इतना कर दिया, वो भी बहुत बड़ी बात है। बाकी वो धीरे धीरे सब सीख जाएगी। तू तो अपनी बीवी का साइड ऐसे ले रहा है जैसे मैं तेरी बीवी को डांट रही हूँ। कोई बात नहीं बहू, तुमने जो बनाया है वो अच्छा है, धीरे धीरे सब सीख जाओगी। माँ भाभी ने तो वो सारे खाने के आइटम बनाए हैं जो हम भैया से जिद करके बाहर से मंगवा कर खाते थे। भाभी को तो सब कुछ बनाना आता है, चाहे वो दाल मखनी, कढ़ाई पनीर, चाप, बोले फ्राइड राइस, पुलाव, पूरी या तंदूरी रोटी ही क्यों हो। मुझे नहीं पता था मुझ गरीब को सर्वगुण संपन्न बहू मिलेगी। अब तो मैं ऑफिस में टिफिन खोलूंगा तो लगता है तो पूरे ऑफिस में मेरे ही खाने की खुशबू होगी। इस तरह दोनों ही बहू की पहली रसोई काफी अच्छी जाती है। देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं। अब जहां पूजा अपने पति को टिफिन में राजमा चावल, पूरी, हलवा, अच्छा खाना बनाकर देती, तो वहीं निहारिका कभी टिफिन में सैंडविच तो कभी मैगी पैक करती, और कई बार तो ऐसा होता कि वो अपने पति को लंच ही नहीं देती है। अमित, मैं रसोई में खाना बनाने की कोशिश कर रही थी पर मुझसे बन ही नहीं रहा, और अंदर बहुत गर्मी है, इसलिए आज भी तुम बाहर से ही ऑर्डर करके खा लेना। पर बहू हफ्ते में 3 दिन से 4 दिन अमित बाहर का खाना खाता है। कोई बात नहीं माँ, अगर आज निहारिका लंच नहीं बना पाई तो वैसे भी मैं बाहर का नहीं खाता। मेरा दोस्त है ना सूरज, उसकी बीवी बहुत अच्छा खाना बनाती है, मैं उसी का खाना खा लेता हूँ। मुस्कुराते अमित ऑफिस जाता है, जहां आज भी सूरज खाने में कढ़ी चावल, सलाद और रायता लेकर आया होता है। अरे वही मानना पड़ेगा, भाभी बहुत अच्छा खाना बनाती है। एक दिन मैं अपनी बीवी को तेरे घर पर लेकर आऊंगा और भाभी से बोलूंगा निहारिका को खाना बनाना सिखा दो। हाँ हाँ क्यों नहीं। पूजा के हाथों का खाना खाकर अमित पूजा की काफी तारीफ करता है। समय गुजरता है और देखते ही देखते 1 साल बीत जाता है, और इन 1 साल में पहली बार सुमित्रा अमित की दोस्त की बीवी से मिलवाने के लिए निहारिका को शोभा के घर ले जाती है। शोभा बहन, कहाँ है तुम्हारी बहू? देखो मैं अपनी बहू को लेकर आई हूँ ताकि पूजा बहू इसका नाप लेकर इसके लिए अच्छे से ड्रेस बना सके। बस माँ जी, आपने नाम लिया और मैं आ गई। अरे निहारिका तू? आंटी, निहारिका आपकी बहू है, यानी कि मेरे पति और निहारिका के पति हमारी तरह दोस्त है। मैंने सोचा था शादी के बाद मेरा इससे पीछा छूट जाएगा, पर ये तो मेरे पति के दोस्त की बीवी निकली, और इसका पति हमारी ही कंपनी में काम भी करता है। ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम दोनों भी दोस्त निकले। अब तो सुमित्रा बहन, ना तुम्हें पैसे देने की जरूरत है और ना ही नाप। सुमित्रा कपड़े देकर घर आ जाती है और घर आकर पूजा की काफी तारीफ करने लगती है। तुम दोनों बचपन से एक साथ रही हो, बचपन की साथी हो, फिर भी देखो वो खाने से लेकर सिलाई तक जानती है और एक तुम हो जो कुछ नहीं आता। इस पूजा की वजह से मायके में भी माँ मुझे हर वक्त सुनाती थी, और यहाँ ससुराल में भी मेरी सास ने उसकी नाम की माला जपनी शुरू कर दी। निहारिका अपनी सास की बातें सुनकर मुंह बनाकर वहां से चली जाती है, और वहीं जब भी मौका मिलता सुमित्रा कपड़े लेकर पूजा के पास सिलवाने जाती। अब ससुराल में पूजा न सिर्फ अपने और अपने ससुराल वालों के कपड़े सिलती, बल्कि आसपास के लोगों के भी कपड़े सिलती है। समय गुजरता है और दोनों ही दोस्त प्रेग्नेंट होती हैं। बहू, अब तुझे सिलाई करने की कोई जरूरत नहीं है, तू प्रेग्नेंट है, ऐसे में तुझे अपना और होने वाले बच्चे का अच्छे से ख्याल रखना है। शीतल, तुम ही समझाओ ना माँ जी को, मुझे खाना बनाना और सिलाई करना कितना पसंद है, और सिलाई करके जो मैं पैसे कमाती हूँ उससे मैं अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करना चाहती हूँ।
माँ रहने दो, भाभी का जो दिल करता है करने दो, वरना पूरे दिन भाभी बोर हो जाएंगी और भाभी का ख्याल रखने के लिए हम है ना, कुछ नहीं होगा उन्हें। आज मैं बहुत खुश हूँ बहू, जल्दी से इस घर में छोटा सा मेहमान आएगा। पूजा और निहारिका के गर्भवती होने से दोनों ही परिवार के घरों में खुशियां आ जाती हैं। समय गुजरता है और बहुत जल्द दोनों ही दोस्त का 8वां महीना लग जाता है। ऐसे ही एक दिन शोभा सुमित्रा को कपड़ा देने आती है और दोनों साथ बैठकर बातें करती हैं। हम दोनों के बेटे दोस्त हैं और हम दोनों की बहू गर्भवती है, क्यों ना हम अपनी बहू का बेबी शावर एक साथ रखें। माँ जी, हम में और पूजा में ना बहुत फर्क है, वो हमारी बराबरी नहीं कर सकते। हाँ, हम मोहल्ले में एक दिन एक साथ एक जगह बेबी शावर कर लेंगे, पर मैं उसके साथ नहीं बैठने वाली। सुमित्रा, अगर तेरी बहू मेरी बहू के साथ बैठकर बेबी शावर नहीं करना चाहती तो फिर रहने देते हैं। हम अपनी बहू का बेबी शावर एक दिन एक जगह कर लेंगे, पर अलग अलग। निहारिका की बात सुनकर शोभा थोड़ी उदास हो जाती है और घर जाकर सारी बात अपने बेटे को बताती है, जिसके बाद सूरज अमित से कुछ पैसे की मदद मांगता है। भाई, आज से पहले तुझसे कभी उधार नहीं मांगा, पर तू तो जानता है हम दोनों की बीवी गर्भवती है और हमारी माँ ने डिसाइड किया है कि वो दोनों बहू का बेबी शावर एक साथ करना चाहती हैं, इसलिए मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। अरे तू मेरा दोस्त है, तू मुझे बस 2 दिन का समय दे, मैं तुझे पैसे जरूर दूंगा। अमित घर जाता है और सारी बात निहारिका को बताता है। साथ में वो चेक बुक निकालता है। ये देख निहारिका अमित के हाथों से चेक बुक छीन लेती है और उससे कहती, दोस्ती बराबर वालों से होती है। उस गरीब से जाकर कह दो कि काम सही नहीं चल रहा, महीने लगने पर सीधा सैलरी ही मिलेगी, कोई जरूरत नहीं है उन गरीबों की मदद करने की। तुम नहीं जानते, बचपन से आज तक उसकी बीवी की वजह से मुझे ताने ही सुनने को मिले हैं। निहारिका वो मेरा दोस्त है, अगर मैं उसकी मदद नहीं करूंगा तो कौन करेगा? अगर वो तुम्हारा दोस्त है तो मैं भी तुम्हारी बीवी हूँ। अगर तुमने उसकी मदद करी तो मुझे और अपने होने वाले बच्चे को भूल जाना। अमित निहारिका के आगे मजबूर हो जाता है और सूरज को पैसे देने से मना कर देता है और उदास सूरज घर आता है। अपने पति की उदासी देख पूजा अपने परिवार से कहती है, मैं तो आपको पहले ही कह रही थी कि बेबी शावर नहीं करते, और अगर रखा भी है तो जरूरी है क्या कि हम ज्यादा पैसे खर्च करें? मुझे खाना बनाना आता ही है, सिलाई आती ही है, मैं अपने बेबी शावर के लिए अपनी ड्रेस खुद बनाने वाली हूँ, मुझे वैसे भी बाहर के कपड़े पसंद नहीं। पूजा, हमारे पास पैसे नहीं है, इसलिए तुम ऐसा बोल रही हो ना? ये आपसे किसने कहा? मुझे सच में बाहर के कपड़े नहीं पसंद, मुझे अपने हाथ के सिले कपड़े पसंद है, इसलिए सबके लिए और बेबी शावर के कपड़े मैं खुद बनाऊंगी। और खाने में भी हम पूरी सब्जी, चावल, रायता और मीठे में गुलाब जामुन रखेंगे, और ये सब भी मैं खुद बनाऊंगी। पूजा की बातें सुनकर उसके परिवार वालों के चेहरे पर खुशी आ जाती है। तो वहीं निहारिका अमित से क्रेडिट कार्ड लेकर बड़ी बड़ी दुकान और शोरूम में जाती है, जहां अपने बेबी शावर के लिए निहारिका काफी सारे कपड़े देखती है और 1 पीस पसंद करती है। बाहू, तू अपने बेबी शावर में ऐसे 1 पीस ड्रेस पहनेगी, इसमें बाजू भी नहीं और तेरे पैर भी दिखेंगे, घर आए मेहमान क्या सोचेंगे? ये मेरा बेबी शावर है, मुझे घर आए लोगों की परवाह नहीं। निहारिका अपने बेबी शावर के लिए 1 पीस और हील्स लेती है और घर के बाहर हलवाई वाले को बिठाकर 56 भोग बनवाती है। तो वहीं पूजा अपने बेबी शावर के लिए खुद एक प्यारा सा गाउन बनाती है। यहाँ तक कि वो अपनी नंद के लिए भी खुद सूट तैयार करती है और अपने होने वाले बच्चे के लिए भी कुछ छोटे छोटे कपड़े बनाती है। और बेबी शावर वाले दिन सुबह जल्दी उठकर अपनी सास और नंद के साथ खाना बनाती है। भाभी, आज आपने बहुत काम किया, आप थक गई होंगी, अब आप आराम कर लीजिए, आपका आज 9वां महीना भी लग चुका है। कुछ देर में मेहमान आने लगेंगे, आराम का समय नहीं है मेरे पास। इतना बोलकर पूजा अपना खुद का बनाया हुआ गाउन पहनकर बाहर आती है और झूले पर बैठ जाती है। तो वहीं सामने एक और झूला लगा होता है, जिस पर 1 पीस हाई हील पहनकर निहारिका आकर बैठती है। कुछ ही देर में दोनों ही बहू का बेबी शावर शुरू हो जाता है। अब घर आए मेहमान एक एक करके दोनों बहू की गोद में शगुन का सामान रखते हैं और कुछ औरतें निहारिका और पूजा की ड्रेस देखकर बातें करती हैं। शोभा की बहू को देखो, इस हालत में भी उसने अपने लिए कितना अच्छा गाउन बनाया। और एक सुमित्रा की बहू को देखो, भला अपने बेबी शावर में 1 पीस कौन पहनता है? इतनी बड़ी टांगे दिख रही हैं, ये तो बच्चे के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। हाँ जी, मैं बहुत थक गई हूँ, अब आप मेहमानों को बोलिए इस झूले पर ही शगुन का सामान रख दें। मैं तो चली अपने दोस्तों के साथ थोड़ी सी ड्रिंक करने। अरे बहन, इसमें कितना तीखा खाना रखवाया है, अगर ये इस हालत में इतना तीखा खाना खाएगी तो इसके लिए हानिकारक हो सकता है। अरे बहन, हम क्या ही बोल सकते हैं, बड़े लोग बड़ी बातें। इसे तो पूजा बहू से कुछ सीखना चाहिए, उसने अपने बेबी शावर पर खुद ड्रेस बनाई, देखो उसकी ड्रेस कितनी अच्छी, और बेचारी ने सुबह जल्दी उठकर खाने की अरेंजमेंट भी खुद करी है, और इस अमीरजादी के खाने से तो अच्छा ही खाना है उसका।
वहां आए सभी मेहमान आपस में बातें कर रहे होते हैं और यह सब कुछ सुमित्रा सुन लेती है। कुछ ही देर में ज्यादा काम करने की वजह से पूजा को डिलीवरी पेन शुरू हो जाता है। सूरज उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाता है। ये देख निहारिका बहुत खुश होती है और नशे में शोभा के पास जाती है। अपनी बहू से अगर इस हालत में सिलाई ना करवा कर थोड़े से पैसे खर्च कर लेती तो आज उसकी ये हालत ना होती। बहू जरा संभल कर, तुमने ज्यादा पी ली है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इतना बोलकर निहारिका जैसे ही मुड़ती है उसके सैंडल की हील टूट जाती है और वो पेट की तरफ से जमीन पर गिर जाती है। उस वक्त कुछ औरत शीतल, शोभा और सुमित्रा के अलावा कोई नहीं होता और जब शीतल अमित को फोन करती है तो उसका फोन नहीं लगता और सूरज को फोन करती है। सूरज डॉक्टर से बात कर पूजा को छोड़कर घर आकर निहारिका को हॉस्पिटल ले जाता है। कुछ देर में दोनों बहू की डिलीवरी हो जाती है और जब निहारिका होश में आती है तो अपने परिवार के साथ पूजा और उसके परिवार को देखकर हैरान रह जाती है। आपकी दोस्त और आपकी फैमिली बहुत अच्छी है। आपको सूरज जी का धन्यवाद करना चाहिए जो अपनी बीवी को अस्पताल में अकेला छोड़कर आपको हॉस्पिटल लेकर आई। अगर आज सही समय पर सूरज आपको हॉस्पिटल न लाते तो कुछ भी हो सकता था। भाभी, आपको मुझे थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। अमित मेरा दोस्त है, मैं अपने दोस्त के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ ना। सूरज की अच्छाई देख निहारिका को खुद पर गुस्सा आता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और पूजा निहारिका को अपने बच्चे के नामकरण में बुलाने के लिए आती है, जहां निहारिका पूजा से कहती है, तू इतनी अच्छी क्यों है? मैंने तुझसे दोस्ती तोड़ दी, अपने पति को जानबूझकर सूरज को पैसे नहीं देने दिया ताकि तेरा बेबी शार खराब हो जाए, और फिर भी तू अपने बच्चे के नामकरण में मुझे बुलाने आई है। तू सच में हर चीज में मुझसे अच्छी है, इसलिए अब मुझे तेरी मदद चाहिए। क्या तू दोस्त होने के नाते मुझे एक अच्छी माँ बनने में मेरी मदद कर सकती है? मुझे सच में तुझसे अच्छी माँ बनना सीखना है। तू बचपन से मेरी दोस्त है। कुछ हालातों की वजह से हम दूर हो गए थे, पर देख हमारे बच्चों ने हमें फिर मिलवा दिया और तू मुझसे भी अच्छी माँ बनेगी, देखना। इस तरह एक बार फिर दोनों दोस्त में दोस्ती हो जाती है। आज तो कुछ ज्यादा ही गर्मी हो रही है, ऊपर से ये साड़ी। अब जल्दी से ऑनलाइन 3-4 कॉटन के सूट ऑर्डर कर देती हूँ। पूरी गर्मियों में कॉटन के सूट ही पहनूंगी। हाथों में कुछ सामान लिए पंक्ति जल्दी जल्दी घर आती है। घर आते ही पंक्ति हॉल का एसी चालू करके आराम से सोफे पर बैठ जाती है। अब जाकर थोड़ा सुकून मिला इस एसी की हवा में बैठकर। रवीना, रवीना, जरा एक गिलास पानी ले आओ, बहुत प्यास लग रही है। ये लो पंक्ति। ये क्या तुम नॉर्मल पानी लेकर आई हो? अरे मैं बाहर से आई हूँ, जरा ठंडा पानी तो लेकर आती। लेकिन गर्मी में बाहर से आती ठंडा पानी नहीं पीते हैं। अरे यार, तुम क्यों बार बार मुझे ज्ञान देने लग जाती हो? प्लीज ठंडा पानी लेकर आओ ना। रवीना किचन से ठंडा पानी लेकर आती है और पंक्ति को देती है, जिसे पीकर पंक्ति रिलैक्स होती है। पंक्ति शहर की पली बड़ी लड़की थी तो वहीं रवीना गांव की, जिसके चलते रवीना को हर छोटे बड़ी चीजों का हमेशा काफी ख्याल लगता था। तो वहीं पंक्ति थोड़ी लापरवाह थी। समय गुजरता है और अब गर्मी काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। रवीना बहू, आज तो तूने खाने में काफी बनाया है। तो रही शिमला मिर्च, पत्ता गोभी की सब्जी और आज चावल भी काफी सारे बनाए तूने। गर्मी के मौसम ने ही तो तुरई, शिमला, खीरा गर्मी में ही फायदा करती है। पता है, इसमें भरपूर मात्रा में पानी होता है और गर्मियों में तो अक्सर शरीर में पानी की कमी हो ही जाती है। उसे पूरी करने के लिए हम तो हमेशा इसी तरह की सब्जियां खाते हैं। पंक्ति बहू, तू हर बार गेट की तरफ क्या देख रही है? चल खाना शुरू कर। मैं ये सब नहीं खाऊंगी। मैंने अपने लिए अलग से गर्मियों का खाना ऑर्डर किया है। अब जब तक गर्मियां रहेंगी तो मैं तो वही खाऊंगी। पंक्ति इतनी बोल ही रही थी कि तभी घर की डोरबेल बजती है। पंक्ति जल्दी से दरवाजा खोलती है और डिलीवरी बॉय से अपना पार्सल लेकर वापस डाइनिंग टेबल पर आ जाती है और अपना ऑर्डर किया हुआ ग्रीन सैलेड खाने लगती है। अगर तुम्हें सलाद ही खाना था तो मुझे बता देती, बाहर से मंगवाने की क्या जरूरत थी? और ये तो दिखने में भी काफी महंगा लग रहा है। कितने का मंगवाया तुमने ये? सिर्फ 400 रुपए का है। और ये कोई ऐसा वैसा सैलेड नहीं। इसके अंदर लेटिस, ब्रोकली, चेरी, टमाटो, स्पेनिश और भी कई तरह की वेजेस हैं जो गर्मियों में हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती हैं। ये सब तो मंडी में भी मिल जाता है। तू मुझे बता देती, शाम को मैं आते हुए ले आती। जो चीज घर में बन सकती है उसके लिए फिजूल खर्चा क्यों करना? कहाँ तक सही है? सबकी बात सुनकर भी पंक्ति अपनी सलाद खाती है और साथ में जूस पीती है। गर्मी के शुरू होते ही गांव से आई रवीना गर्मी में खाए जाने वाले काफी सारे ठंडे ठंडे पकवान बनाती है। जब से गर्मियां शुरू हुई हैं, कुछ भी ठंडा पीने के लिए नहीं बनाया। मैं एक काम करती हूँ, आज सबके लिए सत्तू का शरबत और आम पन्ना बना देती हूँ। इन शहरी लोगों ने तो ऐसी चीज पी नहीं होगी। जब गांव का आम पन्ना और सत्तू का शरबत पियेंगे ना तो इन्हें गर्मी से असली राहत मिलेगी। रवीना अपने गांव के तरीके से सबके लिए सत्तू का शरबत और आम पन्ना बनाती है, जिसे पीकर उसके ससुराल वालों को काफी ज्यादा अच्छा लगता है।
मैंने तो आज तक सिर्फ सत्तू के शरबत के बारे में सुना था, पहली बार पी रहा हूँ, ये काफी ज्यादा टेस्टी है। मैं जब अपनी नानी के गांव जाया करती थी तो वो मेरे लिए हमेशा आम पन्ना बनाती थी। आज मुझे रवीना बहू ने अपनी नानी के हाथ के आम पन्ने की याद दिला दी। बहू, अब जब तक गर्मी है तब तक तू हर रोज हमारे लिए आम पन्ना और ये सत्तू का शरबत बनाना, ठीक है? रवीना भी अपनी ससुराल वालों के साथ बैठकर गर्मियों में इस ठंडे ठंडे शरबत को एंजॉय करती है। तभी पंक्ति बाहर से ढेर सारी समर ड्रिंक्स की बोतल और साथ में एक ब्लैक वाटर बॉटल लेकर आती है, जिसे देख अरे पंक्ति बहू, ये तू इतनी सारी जूस की बोतल क्यों लेकर आई है और ये तेरे हाथ में काले पानी की बोतल क्या करी है? ऐसा लग रहा है जैसे इसके अंदर नाले का पानी भरा है। माँ जी, ये सारे जूस आउट ऑफ इंडिया के हैं और काफी ज्यादा टेस्टी और रिफ्रेशिंग हैं। समर्स में इनकी काफी डिमांड चल रही है और ये कोई गंदा पानी नहीं है, बल्कि ये तो है ब्लैक वाटर। लेकिन पंक्ति, तुम्हें ब्लैक वाटर लेने की क्या जरूरत थी? जानती हो ना ये कितना महंगा आता है। कम से कम एक बोतल 1500 से 2000 रुपए के बीच में होती है। ब्लैक वाटर हमारे मेटाबॉलिज्म सिस्टम को काफी अच्छा रखता है और बॉडी को डिटॉक्स भी करती है। लेकिन सिर्फ पाचन क्रिया को सही करने के लिए तुमने इतने पैसे खर्च कर दिए? अरे ये बोतल तो एक बार में ही खत्म हो जाएगी। पंक्ति, अगर तुम्हें पाचन क्रिया सही करने के लिए ही कुछ पीना था तो मुझे बता देती। पता है माँ जी, हम हर गर्मियों के मौसम में अपने गांव में मिट्टी के मटके में ढेर सारा पानी डाल उसके अंदर चुकंदर, गाजर, आंवला, नींबू, पुदीना, धनिया डालकर उसका पानी बनाकर पीते थे। और ये सारी चीज तो घर में भी रखी हुई है। तुमने तो बेफालतू में इतने पैसे बर्बाद कर दिए। कोई पैसे बर्बाद नहीं किए मैंने। जैसे तुम्हें तुम्हारे गांव का तरीका पसंद है, वैसे मुझे मेरा ये शहरी तरीका बढ़िया है, मुझे सिखाने वाली। इतना कहकर पंक्ति अपनी सारी जूस की बोतल और ब्लैक बॉटल लेकर अपने कमरे में चली जाती है। आज रात के गर्मी के पकवानों में रवीना दही भल्ले, पांता भात और सबके लिए मट्ठा बनाती है। रवीना बहू, तू तो आए दिन हमें गर्मी में कितने ठंडे ठंडे पकवान खिला रही, वरना हर साल की गर्मी तो बस रोटी सब्जी खाने में ही गुजर जाती थी। वैसे ये क्या बनाया है तूने? ये चावल के अंदर इतना सारा पानी क्या कर रहा है? माँ जी, इसे पांता भात कहते हैं। पहाड़ी इलाकों में लोग बड़े चाव से इसे खाते हैं। इस गर्मी में हमारे पेट को काफी ठंडक देता है और सेहत के लिए भी काफी फायदेमंद है। इससे बढ़िया दही भल्ले मैंने आज से पहले कभी नहीं खाई। और ये लस्सी, आहा, क्या टेस्टी लस्सी बनाई है तुमने। आखिरकार बीवी किसकी हो? अरे ये सब तो मेरी बहू का कमाल है। माँ जी, ये तो कुछ भी नहीं है। कल तो मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों के लिए पूरी और आम रस बनाऊं। मुझे तो आम रस काफी पसंद है। जब छोटे थे तो हमेशा दादी माँ बनाकर दिया करती थी, लेकिन उनके जाने के बाद आम रस तो पीना बंद ही हो गया। कोई बात नहीं, कल का मुझे बेसब्री से इंतजार है। मेरे लिए तो तुम 10-12 पूरी बनाकर रखना। गांव की रहने वाली रवीना घर में ही मौजूद चीजों से अपने ससुराल वालों के लिए आए दिन कई तरह के ठंडे ठंडे पकवान बनाती। कभी दही की सब्जी, तो कभी मट्ठा, तो कभी ठंडे ठंडे शरबत। वहीं दूसरी तरफ शहर की पंक्ति गर्मी में ठंडे पकवान तो खाती, लेकिन पैसे भी खूब उड़ाती। अच्छा हुआ मैं फ्रूट्स लेने के लिए इस मॉल के अंदर आ गई, वरना बाहर इतनी धूप में खड़े होकर ठेले वाले से फ्रूट्स लेने पड़ते। यहाँ देखो मॉल में सारे फल कितने ज्यादा फ्रेश है और तो और कितने साफ सुथरे भी हैं। रवीना कम से कम 3 से 4 हजार रुपए खर्च करके मॉल से आम, स्ट्रॉबेरी, कीवी, तरबूज और पपीता जैसे फल, जिन्हें गर्मी में काफी खाया जाता है, उन्हें लेकर घर आती है। लेकिन जैसे उन सबको काट कर खाती है तो वो सब काफी ज्यादा फीके निकलते हैं। वो बाकी घर वालों को भी वो फीके फल बिल्कुल पसंद नहीं आते। पंक्ति बहू, तू भी सच में हद करती है। अगर तुझे फल लेने ही थे तो मेरे साथ शाम को मंडी चलती, बिल्कुल ताजा फल दिलाकर लाती तुझे। 500 रुपए में तुझे सब मिल जाते। और तो और अगर खराब या फीके निकलते तो फल वाला उन्हें बदला कर भी देता। तू तो बस पैसे उड़ाने में लगी हुई है। माँ बिल्कुल ठीक कह रही है पंक्ति, तुम आजकल हद से ज्यादा खर्च कर रही हो, खाने से लेकर पीने तक हर चीज। पता है, तुमने मेरा क्रेडिट कार्ड का पूरा बैलेंस ही खत्म कर दिया है। ऐसे ही समय गुजरता है और आज शोभा का जन्मदिन होता है। अपनी सास को जन्मदिन पर तोहफा देने के लिए रवीना एक बड़ी सी दुकान से 5000 रुपए की साड़ी खरीद कर लाती है। माँ जी तो ये साड़ी देखकर खुश हो जाएंगी। अच्छा हुआ कि अपने गांव के तरीकों से मैंने हमेशा अपने ससुराल वालों को ठंडे ठंडे पकवान खिलाए हैं और अपने पति के पैसों की बचत की, तभी तो आज मैं माँ जी के लिए साड़ी ले पाई। ओह नो, मेरा तो पूरा अकाउंट खाली हो गया। क्रेडिट कार्ड में भी पैसे नहीं है और तो और वॉलेट में भी सिर्फ 100 रुपए पड़े हैं। अगर इनसे पैसे मांगे तो ये काफी गुस्सा करेंगे। उन्होंने मुझे जो भी पैसे दिए थे वो सारे मैंने खत्म कर दिए। अब क्या दूं मैं माँ जी को? शोभा के दोनों बेटे रात में बाहर से केक लेकर आते हैं और अब शोभा सबके साथ मिलकर केक काटती है। केक काटने के बाद रवीना अपनी सास को अपनी लाई हुई साड़ी देती है, जिसे देख शोभा काफी खुश होती है।
ये तो वही साड़ी है जो मैंने दिन में दुकान में देखी थी, लेकिन थोड़ी महंगी होने की वजह से मैं खरीद नहीं पाई थी। तो मेरी पसंद का कितना ख्याल रखती है। मुझे तेरा तोहफा बहुत पसंद आया। माँ जी, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। सॉरी, मेरे सारे पैसे खत्म हो गए। इसमें माफी मांगने की क्या बात है? तुम सब मेरे साथ हो, यही काफी है मेरे लिए। मुझे कोई तोहफे नहीं चाहिए, लेकिन हाँ, इससे तुझे एक बात तो समझ आ गई होगी कि बचत करना कितना जरूरी है। तू हर दिन बाहर के खाने पीने में कितने पैसे उड़ाती थी। यहाँ तो बात सिर्फ मेरे तोहफे की थी, लेकिन अगर कल को किसी जरूरी चीज में तुझे पैसों की जरूरत आ पड़ी तो फिर तू क्या करेगी? हाँ पंक्ति, जो चीज हमें घर में आसानी से मिल सकती है, हम बना सकते हैं, तो उसके लिए क्यों फिजूल खर्ची करना? ये तब अच्छा लगता है जब हमें कोई चीज बनानी ना आती हो या उसे बनाना काफी मुश्किल हो। आप लोग ठीक कह रहे हैं। मैं पैसे खर्च करके इतनी चीज लाती थी और एक भी चीज काम की नहीं निकली। सच कहूं तो उस दिन का खाया वो सैलेड मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो ब्लैक वाटर भी बिल्कुल आम पानी की तरह था। और उस दिन मेरी वो महंगी वाली आइसक्रीम के सामने तो रवीना की बनाई हुई कुल्फी ज्यादा टेस्टी लग रही थी, और वो सारे फल भी बेकार निकले। अब से मैं भी बचत करूंगी। पंक्ति की बात सुनकर घर में सभी लोग काफी खुश होते हैं, जिसके बाद अब पंक्ति भी रवीना की तरह ही घर में गर्मियों में ढेर सारे तरीके के ठंडे ठंडे पकवान बनाती है और जितनी हो सके उतनी अपने पैसों की बचत भी करती है। जब देखो शोर और गर्मी है। भगवान, ऐसा लगता है कुछ दिनों में मुझे क्लस्ट्रोफोबिया हो जाएगा। भाभी, मेरा मैंगो शेक कहाँ है? जल्दी से लाइए। इन लोगों ने तो नाक में दम करके रख दिया। पूरे मोहल्ले में 4-4 मंजिल के घर हैं, लेकिन हमारा ही एक मंजिल का घर है। ना सुख, ना शांति, और प्राइवेसी नाम की तो चीज ही नहीं है। हाँ, ला रही हूँ, 2 मिनट। आखिरकार क्यों अपने एक मंजिल वाले ससुराल में शालू इस कदर परेशान हो रही थी? इसलिए क्योंकि इसके परिवार में ज्यादा लोग थे, या फिर इसलिए कि उसे अपने पति के साथ बिताने का मौका नहीं मिलता था, या फिर कोई और ही कारण था? आइए इसे जानने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। मनोरमा बहन पड़ोस वाली शांति बता रही थी कि आपकी बेटी का रिश्ता तय हो गया। सुनने में आया है कि जहां उसका रिश्ता तय हुआ है वहां के पूरे मोहल्ले में सभी के 4-4 मंजिल वाले बड़े बड़े घर हैं। हमारी शालू के तो भाग खुल गए। एक तो इतना अच्छा मोहल्ला, ऊपर से इसका घर भी 4 मंजिला वाला। आंटी जी, पहले तो मैं शादी नहीं कर रही थी, फिर मैंने सोचा जब 4 मंजिल वाला घर मिल रहा है तो क्या ही बुराई है। बिल्कुल टॉप फ्लोर पर रहूंगी मैं, प्राइवेसी भी मिल जाएगी और ज्यादा शोर शराबा भी नहीं होगा। सभी लोग बैठकर हॉल में काफी देर बात करते हैं, जिसके बाद अब कलावती अपने घर चली जाती है और शालू अपने कमरे में। हम कब तक अपनी बेटी से ये बात छुपाएंगे? मेरे ख्याल से अब उसे ये बात बता देनी चाहिए। अगर हमने उसे ये बात बता दी तो वो रिश्ता तोड़ देगी। वैसे ही वो इतनी मुश्किल से इस शादी के लिए मानी है। मनोरमा और रंजीत दोनों अपनी बेटी से कुछ ऐसा छुपा रहे थे जिसे जानकर शालू यह रिश्ता तोड़ सकती थी। आखिर वो क्या चीज थी? आइए इसे जानने के लिए कहानी में बने रहिए। समय गुजरता है और शालू की अनुराग नाम के लड़के से शादी हो जाती है। अनुराग शालू गाड़ी में बैठ कुछ देर में 4 मंजिल के मकान से भरे एक बड़े से मोहल्ले में पहुंच जाते हैं। पूरे के पूरे मोहल्ले में 4-4 मंजिल वाले कितने बड़े बड़े और शानदार घर हैं। इसमें से मेरा ससुराल कौन सा होगा? कहीं वो वाला तो नहीं? अरे नहीं, वो तो ज्यादा खास नहीं है, शायद ये वाला या वो ब्राउन वाला टाइल वाला। कोई भी हो, है तो 4 मंजिल का ही। थोड़ी देर में गाड़ी रुकती है और अब शालू और अनुराग गाड़ी से उतरते हैं। उस 4 मंजिल वाले मोहल्ले में बने एक मंजिल वाले घर पर जाती है, जिसे देख। मोहल्ले में 4-4 मंजिल वाले घर हैं और एक यही घर है जो सिर्फ 1 मंजिल का है। किसका होगा ये घर? क्या सोच रही हो शालू? यहाँ सामने तो सिर्फ 1 मंजिल वाला घर है, हमारा तो 4 मंजिल वाला घर है ना। पूरे मोहल्ले में 4 मंजिल वाले मकान हैं, लेकिन हमारा मकान 1 मंजिल वाला ही है। ये सामने वाला ही तो घर है हमारा। क्या कहा तुमने? अपने पति की बात सुन शालू को बहुत बड़ा शौक लगता है। अनुराग शालू को अपने 1 मंजिल वाले घर में लेकर जाता है। सभी शालू का गृह प्रवेश करते हैं और शालू की नंद शालू को उसके कमरे में ले जाती है। मेरा ससुराल सिर्फ 1 मंजिल का है। ये बात तो माँ पापा ने मुझे क्यों नहीं बताई? वो जानते थे अगर मुझे ये बात पता चली तो मैं शादी नहीं करूंगी। मम्मी पापा से तो मैं कभी बात ही नहीं करूंगी। हे भगवान, मायका भी 1 मंजिल का ही था और ससुराल भी। कम से कम वहां पर सिर्फ मैं और मम्मी पापा रहते थे, लेकिन यहाँ तो मेरी जॉइंट फैमिली का ससुराल है। अब इन सबके साथ 1 मंजिल वाले घर में कैसे रहूंगी? शालू इतना बोल ही रही होती है कि तभी शालू की जेठानी के दोनों बच्चे शालू के कमरे में आ जाते हैं और बेड पर कूदने लगते हैं। बच्चों, ये तुम दोनों क्या कर रहे हो? चलो उतरो बेड पर से। कोई ऐसे कूदता है क्या? चाची, आज हम आपके साथ ही सोएंगे और खेलेंगे भी। आपको कहानी आती है क्या? आप हमें कहानी सुनाना। हमने माँ को कह दिया कि हम नहीं चाची के साथ सोएंगे। हे भगवान,
क्या मुसीबत है, अब ये दोनों बच्चे क्या हमारे साथ सोएंगे? जेठानी जी को भी अकल नहीं है क्या? एक मंजिल वाले घर में लाकर पटक दिया मुझे। सब मेरी जेठानी के दोनों बच्चे मेरे साथ सोएंगे। हो गई मेरी सुहागरात। शालू हमेशा से ही 4 से 5 मंजिल वाले ससुराल चाहती थी। सारे मोहल्ले में सभी के कम से कम 4 मंजिल के मकान थे, वहीं शालू का ससुराल ही इकलौता ऐसा मकान था जो 1 मंजिल का बना हुआ था। ऊपर से शालू का परिवार भी काफी भरा पूरा था। बाप रे, कितनी ज्यादा गर्मी है इस 1 मंजिल वाले मकान में। अगर ये भी 4 मंजिल वाला मकान होता तो 4थी मंजिल पर जाकर ठंडी ठंडी हवा खाती। शालू, हमने हॉल में एसी लगा तो रखा है, तुम हॉल में क्यों नहीं आ जाती? आराम से एसी की हवा खाना बैठकर। इतने बड़े हॉल में इकलौता एसी होने की वजह से पूरा परिवार 24 घंटे एसी चलाकर उसके सामने ही बैठा रहता, जिसके चलते शालू अपने पंखे वाले कमरे में ही आकर बैठ जाती है। घर में ज्यादा लोग होने की वजह से आए दिन हमेशा किसी न किसी की बहस होती, तो कभी अनामिका के बच्चे घर में शोर मचाते फिरते। एक तो गर्मी से हालत खराब है और इन लोगों ने शोर कर करके सर में दर्द करके रख दिया है। कभी गर्मी, कभी शोर, तो कभी सबके होने की वजह से शालू अपने पति के साथ वक्त भी नहीं बिता पाती। मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाए तो क्या हुआ, लेकिन मेरे मनपसंद खाने की चीज तो लेकर आते हैं। अच्छा, वो चिली पोटैटो ले आए, अब जल्दी से इस प्लेट में डालकर अपने कमरे में ले जाती हूँ। अगर किसी ने देख लिया तो मांग मांग कर खत्म कर देंगे। शालू चिली पोटैटो छुपाते हुए अपने कमरे में उसे ले जा रही होती है कि तभी शालू की नंद आरती शालू को देख लेती है। अरे वाह भाभी, चिली पोटैटो! आपको पता है, हमने चिली पोटैटो काफी पसंद है, थोड़ा सा दीजिए ना। आरती आधे से ज्यादा चिली पोटैटो लेकर अपने कमरे में चली जाती है। तभी अनामिका के दोनों बच्चे भी स्कूल से आ जाते हैं और शालू के हाथ में चिली पोटैटो देख उसे खाने की जिद करते हैं। बेचारी शालू चिली पोटैटो का चिली तक नहीं खा पाती। कुछ ही वक्त में शालू की आस पड़ोस में काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। शालू अपने पड़ोस में रहने वाली ही मेघा के 4 मंजिल वाले मकान में जाती है और बालकनी में खड़े होकर ठंडी ठंडी हवा खाने लगती है। यहाँ कितनी ज्यादा शांति है और सामने पार्क का व्यू भी कितना अच्छा है, ठंडी ठंडी हवा भी लग रही है। काश मेरा भी ससुराल 4 मंजिल का होता। ये तो सिर्फ कहने की बात है। इस 4 मंजिल वाले घर में काफी परेशान हूँ मैं, हर चीज के लिए ऊपर नीचे करना पड़ता है। बाहर से पहले भर भर के सामान लेकर आओ और उन्हें 4 मंजिल पर चढ़ाओ, बहुत मुश्किल है। इतना भी मुश्किल नहीं है, एक बड़ी सी रस्सी पर थैला बांध के लटका लो, जब भी सामान लाओ तो थैले में डाल दो और ऊपर जाकर थैला खींच लो। मेहनत भी नहीं लगेगी और काम भी हो जाएगा। अपने आसपास के 4 मंजिल वाले मकान को देखकर जहां शालू खुश होती, तो वहीं अपने 1 मंजिल वाले ससुराल से शालू काफी परेशान हो रही थी। शालू अपने कमरे में आराम कर रही होती है कि तभी शालू की नंद उसे मैंगो शेक बनाने के लिए बोलती है। शालू जैसे ही मैंगो शेक बनाने के लिए किचन में जाने लगती है कि तभी उसके फोन पर बैंक की तरफ से एक मैसेज आता है, जिसे देख शालू काफी खुश हो जाती है। मुझे 2 लाख का लोन मिला। इस लोन के लिए तो मैंने कुछ महीने पहले अप्लाई किया था। चलो अच्छा हुआ, अब मैं इन पैसों से एक और मंजिल का मकान बनाऊंगी और आराम से रहूंगी, और 1 महीने बाद तो मेरी जॉब लग ही जाएगी, तो धीरे धीरे लोन के पैसे भी चुका दूंगी मैं मजे से। जब भी मकान के लिए बोलती थी तो उनके पास पैसे नहीं होते थे, अब तो मैं आराम से मकान बनवा सकती हूँ। शालू उन लोन के पैसों से जल्दी अपने 1 मंजिल वाले ससुराल को 2 मंजिल वाले घर में बदल देती है और अब आराम से ऊपर वाले मंजिल पर रहती है। कितनी शांति है यहाँ, अब तो मैं यहाँ आराम से सो सकती हूँ। शुरुआत के दिनों में तो शालू आराम से दूसरी मंजिल पर रह रही थी, लेकिन अब जैसे जैसे दिन गुजरने लगते हैं तो उसे अब उस दूसरी मंजिल वाले मकान से दिक्कत होने लगती है। कितनी शांति है यहाँ, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। नीचे कितना शोर शराबा होता था और नीचे के काम के साथ साथ ऊपर के सारे काम भी मुझे ही करने पड़ते हैं। जेठानी जी तो बच्चों को संभालने में लगी रहती। जब से ये ऊपर वाला फ्लोर बना है मेरा ही काम बढ़ गया है। हे भगवान, मेरे तो पैर ही दुखने लग गए ऊपर नीचे करते हुए। कभी इस सामान के लिए ऊपर जाओ तो कभी उस सामान के लिए नीचे जाओ। कभी अपने अकेलेपन तो कभी ऊपर नीचे बढ़ते काम के चलते शालू काफी परेशान हो चुकी थी। हर रोज की तरह शालू काम खत्म करके अपने ऊपर वाले कमरे में सो रही होती है कि तभी उसे अचानक अलमारी के पीछे से अजीब सी आवाज आती है। हे भगवान, ये अलमारी के पीछे से कैसे आवाज आ रही है? कहीं यहाँ पर चुड़ैल तो नहीं? मम्मी, मुझे तो भूत के नाम से भी डर लगता है। मैं ही पागल थी जो पैसे खर्च करके ऊपर वाला फ्लोर बनाया। ऊपर आने के बाद पता चला कि मैं तो अपने 1 मंजिल वाले मकान में ही खुश थी। वहाँ शोर शराबा था लेकिन कम से कम डर तो नहीं था। डर के मारे भागते हुए शालू नीचे आ जाती है और अब शालू एक बड़ा फैसला करती है। अपने ऊपर वाले फ्लोर को शालू अब किराए पर दे देती है और पहले की तरह ही नीचे रहने लगती है। कुछ दिनों में शालू ने जो जॉब के लिए अप्लाई किया था वहां से भी उसे अप्रूवल मिल जाता है और अब
शालू सुबह से शाम तक जॉब करती है और रात को आकर खाना वाना बनाकर आराम से सो जाती है। तू क्यों अरेंज मैरिज कर रही है? मेरी तरह लव मैरिज क्यों नहीं कर लेती? शादी के बाद तू कैसे घर संभालेगी? तू किसी को नहीं जानती होगी, वहाँ कोई तेरा साथ नहीं देगा। मुझे देख, मैं लव मैरिज कर रही हूँ। हाँ, मेरी सास थोड़ी मुझसे नाराज है, पर मेरा साथ देने के लिए मेरा पति तो है। ईशा, अब मैं क्या ही कर सकती हूँ, रिश्ता तय हो चुका है। अब तो मैं उसी से शादी करूंगी। मेरे माता पिता ने कुछ सोच समझ कर ही वो रिश्ता तय किया होगा। इतना बोलकर दोनों दोस्त सब्जी लेकर घर जाते हैं और बहुत जल्द उन दोनों की शादी एक ही मोहल्ले में हो जाती है। क्योंकि ईशा का ससुराल अमीर था, इसलिए उसका 2 मंजिल का मकान था, तो वहीं गरीब काव्या का छोटा सा घर था जिसमें एक कमरा और उसी में छोटा सा किचन था। शादी के बाद दोनों ही सहेलियों के एक साथ पहली रसोई होती है। माँ जी, आज मैंने पहली रसोई में दाल मखनी, नान, कढ़ाई और पनीर बनाया है। इतने आइटम बना लिए तो एक खीर भी बना लेती। माँ बाप ने सिखाया नहीं कि पहली रसोई में मीठा बनाना जरूरी होता है? माँ, आप तो बेकार ही नाराज हो गई। आपको तो शुगर है, आप तो वैसे भी मीठी चीज खा ही नहीं पाती, इसलिए मैंने ही ईशा को मना किया था कि मीठे में कुछ नहीं बनाए। और आपने भी तो उसे कुछ नहीं बताया था। अगर आप उसे कुछ बता देती तो वो शुगर फ्री आपके लिए खीर बना देती। क्यों ईशा? ईशा की तरफ से सूरज को बोलता देख आशा मुंह बना लेती है और अपनी बहू के हाथ में शगुन के तौर पर सोने का हार पकड़ाकर अपने कमरे में चली जाती है। ये देख ईशा बहुत खुश होती है और वो हार दिखाने के लिए एक थाल में थोड़ा सा खाना निकालकर सीढ़ियों से नीचे उतरकर अपनी गरीब दोस्त काव्या के घर जाती है, जहां पूरा गरीब परिवार नीचे चटाई बिछाकर खाना खा रहा था और पूजा खाने के पतीले लिए बैठी थी। बहू, खाना तो तुमने सच में बहुत अच्छा बनाया है। ये लो मेरी तरफ से 100 रुपए, तुम्हारी पहली रसोई का इनाम। और मेरी तरफ से 151 रुपए। माफ करना, लगता है मैं गलत समय पर आ गई। बेटा, तुम तो हमारी बहू की दोस्त हो ना। तुम दोनों की शादी तो एक साथ ही हुई थी। आओ बैठो, तुम दोनों बातें करो। हमारा खाना बस हो गया, हम वैसे भी बाहर ही जा रहे हैं। ईशा को देख पूरा परिवार खाना खत्म करके बाहर चला जाता है और दोनों दोस्त बैठकर बातें करती हैं। देख, आज मैंने खाने में क्या क्या बनाया, सोचा थोड़ा सा तुझे भी दे दूं। और ये हार देख रही है मेरे गले में, ये मेरी सास ने मुझे मेरी पहली रसोई में दिया है। अच्छा लग रहा है ना? इसीलिए कह रही थी मैं तुझे कि तू भी लव मैरिज कर ले। पता है तुझे, आज मेरी सास थोड़ी सी मुझ पर नाराज हुई तो सूरज ने मेरा साथ दिया। देखना, तू इसी तरह धीरे धीरे सूरज का साथ पाकर मैं अपनी सास की नाराजगी भी खत्म कर दूंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है ईशा कि सूरज तेरे साथ है। वो सब तो ठीक है, पर मुझे तेरे लिए बहुत बुरा लग रहा है। भला पहली रसोई में नई बहू को 100 रुपए कौन देता है? और तेरे पति ने भी कुछ नहीं बोला? ऐसा नहीं है ईशा, उनसे जितना हो सका उन्होंने मुझे दिया, मैं खुश हूँ। इस तरह ईशा काव्या से मिलकर अपने घर वापस आती है। समय यूं ही बीतता है और एक दिन सूरज डायमंड की रिंग ईशा को एज अ वेडिंग गिफ्ट देता है। कैसी लगी ये डायमंड रिंग? ये तो बहुत प्यारी है, मैं अभी अपनी दोस्त को दिखाकर आती हूँ। अपनी वेडिंग गिफ्ट देखकर ईशा बहुत खुश होती है और एक बार फिर अपनी दोस्त को जलाने के लिए सीढ़ियों से उतरकर नीचे अपनी गरीब दोस्त के घर जाती है। जानती है, ये डायमंड रिंग, ये वेडिंग गिफ्ट है, सूरज ने दिया है मुझे। तेरे पति ने क्या दिया, दिखा मुझे। उन्होंने तो सिर्फ मुझे ये चांदी की बिछिया दी है और मुझे उनका ये तोहफा भी बहुत पसंद आया। सच में काव्या, तेरा कुछ नहीं हो सकता, इसीलिए कहती थी लव मैरिज कर। पति साथ रहेगा तो सब मिलेगा। देख मैं कितनी खुश हूँ, शादी के बाद सूरज मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। ईशा, ऐसा नहीं है, दिवाकर भी मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। हाँ, वो तो दिख रहा है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, शाम हो रही है, मेरी सास को 7 बजे से पहले खाना खाना होता है। इतना बोलकर ईशा अपने घर जाती है और 7 बजे से पहले खाना बनाकर अपनी सास को देती है। पर फिर भी आशा खुश नहीं होती। समय यूं ही बीतता है और एक दिन अपनी सास को खुश करने के लिए ईशा अपनी सास के लिए बड़ी मुश्किलों से छत पर चूल्हे की रोटी और उड़द की दाल बनाती है, पर उससे वो खाना नहीं बन पाता और आशा मौके का फायदा उठाकर सूरज के कान भरने लगती है। देख ले बेटा, तू तो बड़ा कहता था कि तेरे होने वाली बीवी ऐसी है वैसी है, पर देखा, आज तक वो मुझे मेरी पसंद का खाना नहीं खिला सकी। इतने दिनों बाद चूल्हे की भी रोटी बनाई, वो भी जला दी। अब क्या मैं इसके हाथ का ये जला कटा खाना खाऊं? माँ जी, मैंने फर्स्ट टाइम बनाई है, इसीलिए थोड़ी जल गई। सूरज, माँ जी को बताओ ना कि मुझे इतना सब कुछ बनाना नहीं आता, धीरे धीरे मैं सब बनाना सीख जाऊंगी। ईशा, मैं हर वक्त माँ को तो नहीं समझा सकता, कुछ चीज तुम्हें भी समझनी होगी। और कितना टाइम चाहिए तुम्हें? मुझे और भी काम होते हैं। सूरज ऑफिस और घर दोनों से परेशान होकर ईशा को डांट कर चला जाता है। सूरज की ऐसी बातें सुनकर ईशा रोने लगती है। समय यूं ही बीतता है और धीरे धीरे ईशा और सूरज के बीच में दरारें आने लगती हैं। ऐसे ही एक दिन, देख ली मैंने तेरी पसंद की लड़की, ना समय पर खाना देती है ना ही दवाई देती है। सुबह के 9 बज गए, अभी तक घोड़े बेचकर सो रही है। अगर मेरी पसंद की लड़की आई होती तो पूरा घर संभाल चुकी होती अब तक।
अपनी माँ की बातें सुनकर सूरज का गुस्सा बढ़ जाता है और वो कमरे में जाकर गुस्से में ईशा के ऊपर चिल्लाने लगता है। सूरज की आवाज सुनकर ईशा उठकर बैठी है। अगर आंखें खुल गई हैं तो एक बार समय भी देख लो। सही कहती थी माँ, गलती करी मैंने तुम जैसी लड़की से शादी करके। मुझे तुमसे नहीं, माँ की पसंद की लड़की से शादी करनी चाहिए थी। अगर आज माँ की पसंद की लड़की इस घर में आई होती तो मुझे हर टाइम घर में चिक चिक नहीं सुनने को मिलती। ऊपर से तुम्हारा मैं कितना ही साथ क्यों ना दे दूं, पर तुम लापरवाह की लापरवाही रहोगी। सूरज, तुम बदल गए हो। तुम्हें मेरे एफर्ट्स नजर नहीं आ रहे? मैं हर दिन माँ जी को मनाने की कोशिश करती हूँ पर उनकी नाराजगी खत्म ही नहीं हो रही। और रही आज लेट उठने की बात, तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने तुम्हें रात में भी बताया था पर तुमने एक बार भी मुझसे मेरी तबीयत का नहीं पूछा और यहाँ पर आकर मुझ पर चिल्ला रहे हो। इस तरह ईशा और सूरज के बीच लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं और ये देखे आशा को बहुत अच्छा लगता है। समय यूं ही बीतता है। अब दोनों दोस्त 7 महीने की गर्भवती होती हैं। ऐसे ही एक दिन जब सूरज हॉल में बैठकर अपनी माँ के साथ टीवी देख रहा होता है तो ईशा आती है। सूरज, आज तुम घर में हो तो मेरे साथ हॉस्पिटल चलो। आज मुझे डॉक्टर ने बुलाया था। घर में हूं इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी तरह खाली बैठा रहता हूँ। दवाई तो लेने जानी है। माँ के साथ चली जाओ या अकेली चली जाओ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अरे बेटा, मुझे मत बोल इसके साथ कहीं जाने को। इसके नखरे ही खत्म नहीं होते और मैं तो खुद बीमार हूँ। सूरज और अपनी सास की बातें सुनकर ईशा अपनी रिपोर्ट लेकर खुद आराम से सीढ़ियां उतरती है और बाहर आती है तो लड़खड़ा जाती है और ये सब घर के बाहर खड़ी काव्या की नंद देख लेती है और वो जल्दी से जाकर ईशा का हाथ पकड़ लेती है और घर के बाहर खड़ी काव्या और शांति ईशा से कहती हैं, बेटा, तुम्हारा 7वां महीना लग चुका और तुम अकेली हॉस्पिटल जा रही हो। हाँ, वो माँ जी की तबीयत ठीक नहीं हो और सूरज जी थोड़ा ऑफिस का काम कर रही हैं। कोई बात नहीं काव्या, मैं भी हॉस्पिटल ही जा रही हूँ। चलो आज हम दोनों दोस्त एक साथ डॉक्टर के पास जाएंगे। वैसे भी हम दोनों का हॉस्पिटल पास में ही है। शीतल, तुम भी हमारे साथ चलो। माँ जी ईशा के साथ डॉक्टर के पास चली जाएंगी, तुम मेरे साथ रहना। अब ईशा काव्या और उसकी सास के साथ डॉक्टर के पास जाती है और शाम को घर आती है और सीढ़ियां चढ़कर जब ऊपर जाती है तो फैला घर देख सूरज से शिकायत करती है। सूरज, आई एम प्रेग्नेंट। डॉक्टर ने मुझे आराम करने के लिए बोला है और तुम हो जो पूरा घर फैला देते हो। देख ले बेटा अपनी पसंद की शादी का नतीजा, कैसे तुझ पर चिल्ला रही है। ये सब सुन सूरज को गुस्सा आता है और वो ईशा को थप्पड़ मार देता है। हाँ, मैंने घर फैलाया है और अगर मैंने फैलाया है तो इसे तुम ही ठीक करोगी, क्योंकि यही तुम्हारा काम है, समझी। सूरज ईशा पर पहली बार हाथ उठाकर अपनी माँ के साथ बाहर चला जाता है। बेचारी ईशा अपने कमरे की खिड़की पर खड़ी होकर रोने लगती है और उसकी नजर अपनी गरीब दोस्त पर पड़ती है जहां सभी रिपोर्ट देखकर काफी खुश होते हैं। चलो सब कुछ ठीक है बहू, तुम बस आराम करना। भाभी, अब बस आप आराम करना। मैंने, पापा ने, भैया ने और माँ ने हमारे काम बांट लिए हैं। मेरी गरीब दोस्त कितनी खुश है, उसका फैसला बिल्कुल सही था। इस तरह ईशा अब काफी डिप्रेशन में रहने लगती है। अब उससे कोई काम नहीं होता। ऐसे ही एक दिन जब ईशा रसोई में खाना बना रही होती है तो उसे उल्टी होने लगती है और उसकी उल्टियां आशा साफ करते हुए अपने बेटे को भड़काती है। देख रहा है बेटा, घर में बहू आती है तो सास का ख्याल रखती है, पर मुझे तेरी बीवी की उल्टियां साफ करनी पड़ रही हैं। माँ जी, आप मेरे पति के कान क्यों भर रही हैं? आप जानती है मैं प्रेग्नेंट हूँ। ऐसी हालत में अगर आप लोग मेरा ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? ईशा की बात सुनकर सूरज को गुस्सा आता है और वो एक बार फिर ईशा को मारता है। मेरी माँ से तुम जुबान चला रही हो। शादी से पहले तो तुमने बड़े वादे किए थे, मेरी माँ को अपनी माँ की तरह रखोगी, और अब मेरे ही सामने मेरी माँ को उल्टा जवाब दे रही हो। उस दिन अपने पति का एक और थप्पड़ खाकर ईशा रोती हुई सीढ़ियां उतर कर अपनी दोस्त के घर जाती है, जहां वो देखती है कि काव्या बेड पर लेटी आराम कर रही है। उसके नंद उसके पैर दबा रही है, सास बच्चे के लिए कपड़े सिल रही है, तो वहीं ससुर और पति खाना बना रहे हैं। अरे बेटी तुम आओ बैठो, तुम भी गर्भवती हो, आराम कर लो। मैंने काव्या के लिए पोषक हरी सब्जियां बनाई है, साथ में सूप भी है। बस रोटी बन गई, तुम दोनों सहेलियां आराम से खाना। अरे बेटा जल्दी रोटी बेलना, ये सिक गई। ईशा कुछ कह पाती इससे पहले ही उसके पेट में दर्द होने लगता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। ये देख शीतल भागती हुई ईशा के घर जाती है और दरवाजा पीटती है, पर आशा के घर का दरवाजा खुद खोलती है और ना सूरज को खोलने देती है। गुस्से में घर से गई थी ना, अब बाहर ही रहने दे उसे कुछ देर। दरवाजा न खोलने पर शीतल अपने घर जाती है और विनोद अपनी फैमिली के साथ ईशा को अस्पताल ले जाता है, पर डॉक्टर ईशा के बच्चे को नहीं बचा पाता। और कुछ देर बाद जब सूरज और आशा को इस बारे में पता चलता है तो वो रोते हुए अस्पताल आते हैं और ईशा से माफी मांगते हैं। अब क्यों माफी मांग रहे हैं आप? मैंने अपना बच्चा आप दोनों की वजह से खोया है।
आप दोनों ने कभी मेरा ख्याल नहीं रखा, मुझ पर हाथ उठाया। आप लोगों की वजह से मैं डिप्रेशन में चली गई और आज मैंने अपने बच्चे को खो दिया। अगर आज मेरी गरीब दोस्त और उसका ससुराल ना होता तो शायद मैं जिंदा भी नहीं रहती। इसलिए अब मुझे आप लोगों से कोई वास्ता नहीं रखना। बहुत जल्द आपके घर डिवोर्स के पेपर आ जाएंगे। ईशा, आज तूने बिल्कुल सही फैसला लिया है और हम तेरे साथ हैं। उस दिन काव्या अपनी दोस्त का पूरा साथ देती है और बहुत जल्द काव्या अपने पति से तलाक लेकर अपनी नई जिंदगी की नई शुरुआत करती है। बहुत तेज बारिश हो रही होती है, पर फिर भी नितिन और राघव दोनों भाई खेतों में काम करते रहते हैं। सुबह से बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है, ऐसे तो हम लोग खेतों में काम भी नहीं कर पाएंगे। सही कहा भैया। नितिन और राघव दोनों ऐसा सोचकर अपना काम खत्म करते हैं और शाम को वापस घर लौट आते हैं। वो पूरी तरह भीगे होते हैं और उनके हाथ पैर पर मिट्टी लगी होती है। अरे बेटा, तुम दोनों आ गए। बारिश की वजह से तुम्हारी बहुत बुरी हालत हो रखी है। संजना, ओ संजना, जरा मेरे बेटों के लिए सूखा तौलिया तो लेकर आना। सरिता के कहने पर घर की बड़ी बहू संजना सूखा तौलिया लेकर आती है। शुक्रिया भाभी। नंदिनी कहीं दिखाई नहीं दे रही। अंदर कमरे में है। राघव मुंह हाथ धोकर कमरे में चला जाता है। इधर बूढ़ा पिता नितिन से कहता है, बेटा तू मेरी दवाई लेकर आया है या नहीं? माफ करना पिताजी, दवाई नहीं लेकर आया। मालिक ने अभी पैसे नहीं दिए, शायद कल पैसे मिल जाएंगे। नितिन और राघव दोनों ही खेतों में मजदूरी करके पैसे कमाते और उन्हीं से अपना घर चलाते हैं। लेकिन जब मालिक पैसे न देता तो घर में आफत आ जाती थी। इधर घर की छोटी बहू भी गर्भवती थी। राघव अपनी पत्नी के पास कमरे में आता है। अरे पूजा, क्या हुआ तुम्हें? सुबह से मेरी तबीयत ठीक नहीं है, पेट में दर्द हो रहा है। बस कुछ दिन और, जैसे ही मुझे पैसे मिलेंगे तो सबसे पहले तुम्हें हॉस्पिटल में चेकअप करवाने के लिए लेकर जाऊंगा। अभी तुम्हारे कुछ चेकअप रह रहे हैं। ठीक है जी। तभी बाहर से संजना सभी को खाने के लिए आवाज लगाती है। चलो सभी बाहर आ जाओ और खाना खा लो, गर्मा गर्म खाना है। आओ जल्दी से आकर खा लो। संजना के ये बोलने पर राघव अपनी गर्भवती पत्नी को लेकर बाहर आता है और सभी घर वालों के साथ बैठकर खाना खाता है। खाने के बाद सभी आराम से सो जाते हैं। अगले दिन जब सवेरा होता है तो राघव और नितिन फिर से मजदूरी करने अपने सेठ के पास पहुंच जाते हैं। देखो, सभी किसानों को बहुत भारी नुकसान हुआ है। सभी अपने हिस्से का पैसा लेकर अपने घर चले जाओ और कल से दूसरा काम ढूंढ लेना। सेठ ऐसा कहकर एक के बाद एक सभी को पैसे देकर उन्हें उनके घर भेज देता है, जिसके चलते नितिन और राघव भी अपने पैसे लेकर घर की तरफ आ रहे होते हैं। ये क्या हो गया भैया, अब घर खर्च कैसे चलेगा? मैं भी तो बस यही सोच रहा हूँ। इन चंद पैसों में तो कुछ भी नहीं होने वाला। क्यों ना हम शहर चलें, वहीं पर कहीं नौकरी ढूंढ लेंगे और काम करके पैसे संजना के अकाउंट में भिजवा दिया करेंगे। हमारे पीछे से इस बरसात में हमारे परिवार का क्या हाल होगा? अरे जब इतनी परेशानियों का सामना कर लिया है तो थोड़ी सी और सही, फिर तो अच्छा काम जम गया तो इतनी परेशानियां नहीं देखनी पड़ेंगी। राघव और नितिन दोनों घर आ जाते हैं। उसी वक्त बहुत तेज आंधी तूफान आने लगता है, जिसके चलते घर के अंदर भी बहुत तेज हवाएं आने लगती हैं। ज्यादा आंधी तूफान आने की वजह से घर की छत से कुछ टुकड़े उड़कर गिर जाते हैं और वहां से पानी अंदर आने लगता है। हे भगवान, गरीबी में आटा गीला। कभी भी गरीबों के साथ अच्छा नहीं हो सकता, उनके साथ तो बुरा ही होता है। कोई बात नहीं माँ, मैं और राघव छत जोड़ देंगे। नितिन और राघव छत जोड़ने के लिए बाहर आते हैं और छत की मरम्मत करने लगते हैं, जिसके चलते हुए दोनों बारिश में भीग भी जाते हैं। लेकिन उनकी थोड़ी देर की मेहनत से घर के अंदर पानी आना बंद हो जाता है और जो पानी फर्श पर गिरा होता है संजना उसे खुद ही साफ कर देती है। माँ, बहुत जोरों से भूख लगी है, कुछ खाने को बना दो। हाँ माँ, मुझे भी बहुत जोरों से भूख लगी है। आज सुबह से किसी ने भी कुछ नहीं खाया क्योंकि गैस खत्म हो गई थी। अब क्या करें, गैस खत्म हो गई और बाहर बारिश हो रही है। ये देखकर नितिन राघव को गैस लाने के लिए पैसे देता है। राघव थोड़ी ही देर में गैस लाकर संजना को दे देता है, जिसके बाद संजना पूरे परिवार के लिए खाना बनाती है। अब घर की सारी परेशानियां देखकर नितिन और राघव दोनों ही घर में सभी को अपने शहर जाने की बात बताते हैं। घर की परेशानियां, मजबूरियां खत्म नहीं हो रही। अगर ऐसा करने से 4 पैसे घर के अंदर आते हैं तो कोई बात नहीं, तुम दोनों शहर चले जाओ। सरिता के कहने पर राघव और नितिन अपने सेठ से लिए हुए पैसों में से कुछ पैसों का घर में राशन डलवा देते हैं और बाकी के अपने किराए के लिए रख लेते हैं और शहर जाकर अपने लिए काम ढूंढने लगते हैं। लेकिन यहाँ उनके आते ही घर में बहुत सी परेशानियां आने लगती हैं।
घर में अन्न का एक दाना नहीं है। मैं अपनी गर्भवती देवरानी को क्या बनाकर खिलाऊं? ऊपर से माँ, बाबूजी और बच्चे भी भूखे हैं। 1 से 2 दिन हो जाते हैं और किसी ने कुछ नहीं खाया होता। सभी भूख से तड़प तो रहे थे, लेकिन कोई संजना को जाहिर नहीं होने दे रहा था। तभी दोनों बच्चे अपनी माँ से कहते हैं, माँ बहुत जोरों से भूख लगी और कब तक हमें ऐसे भूखा रहना पड़ेगा? हमने कुछ नहीं खाया माँ, भूख लगी है। माँ कुछ खाने को दे दो माँ। मैं कुछ इंतजाम करती हूँ, तुम लोग घर में ही रहो। संजना ऐसा बोलकर आस पड़ोस के घरों में जाती है और उनसे खाना मांगती है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता, जिसके चलते संजना को बहुत बुरा लगता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये कैसी दुनिया है जो कोई किसी की मदद ही नहीं कर सकता। हे भगवान, पिछले जन्म में मैंने ऐसे कौन से कर्म किए थे जिनकी सजा तू हमें इस जन्म में दे रहा है। बहुत हुआ, लोगों से भीख मांगने से तो अच्छा है कि मैं किसी के यहाँ नौकरी ही कर लूं। संजना ऐसा सोचकर सेठों के घर में नौकरी ढूंढने के लिए जाती है। बहुत जगह नौकरी के लिए धक्के खाने के बाद उसे किसी की एक कोठी में नौकरी मिलती है। देखो 3,000 रुपए से 1 रुपए ऊपर नहीं दूंगी। और तुम्हें पता है ना घर में क्या क्या काम करने हैं? बर्तन, झाड़ू पोछा, साफ सफाई, कपड़े और खाना भी तुम्हें ही बनाना होगा। मालकिन, आप बस मुझे काम दे दीजिए, आप जो कहेंगी मैं कर लूंगी। संजना ऐसा कहकर सुजाता के घर में काम करना शुरू कर देती है, लेकिन अभी महीना पूरा होने में बहुत समय था और इधर भूख से उसके घर वाले सभी तड़प रहे थे। एक दिन में वो अपनी मालकिन के यहाँ काम करने के लिए जाने वाली होती है, लेकिन अचानक से बारिश शुरू हो जाती है और इधर बेचारी पूजा भूख से तड़पती हुई बेहोश होकर गिर जाती है। ए भगवान, छोटी बहू को क्या हो गया? तुझे एक तो इसके पेट में बच्चा है, ऊपर से इसे खाने को भी नहीं मिल रहा। बड़ी बहू तू कुछ कर। माँ जी, मैं आज ही अपनी मालकिन से पैसे मांग कर ले आऊंगी। संजना अपनी देवरानी के चेहरे पर थोड़ी सी पानी की बूंदें छिड़कती है। अरे क्या हुआ था? मैं चक्कर खाकर गिर गई थी, पता ही नहीं चला। दीदी, आप काम पर नहीं गई आज? बस जा रही हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। आज मालकिन से पैसे लेकर घर में राशन लेकर आऊंगी। संजना ऐसा सोचकर घर से बारिश में भीगते हुए ही निकल जाती है और बारिश में भीगते हुए वो अपनी मालकिन के घर पहुंचती है। अरे ये क्या, तुम तो पूरी भीग कर आई हो घर पर। मालकिन जी, मेरे पास समय नहीं है। मेरे बाबूजी, मेरी सास और मेरी गर्भवती देवरानी और साथ में बच्चे सभी भूखे हैं। मुझे कुछ पैसे एडवांस दे दीजिए। मैंने यहाँ कोई धर्मशाला खोल रखी है कि जब तुम आओगी पैसे मांगूगी तो मैं तुम्हें दे दूंगी? तुम्हारा महीना जब होता है तुम्हें पैसे तभी मिलेंगे। अगर उससे पहले तुमने मुझसे पैसे मांगे तो मैं तुम्हें काम से ही निकाल दूंगी। तुम जैसी औरतों ने तो ये काम ही बना रखा है, जब मर्जी पैसे मांग लेती हो और इतने बड़े बड़े बहाने बनाने लगती हो। सुजाता ऐसा बोलकर अपने कमरे में चली जाती है। संजना उसी वक्त फूट फूट कर रोने लगती है और वो रोते हुए अपनी मालकिन के घर से चली जाती है और एक नदी के किनारे आकर रोने लगती है। अब क्या करूं, क्या खिलाऊं अपने घर वालों को भी? सभी भूखे प्यासे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। वो ऐसा बोल ही रही होती है कि संजना को नदी के आसपास थोड़ा बहुत घास के साथ पालक, साग और बथुआ उगा हुआ नजर आता है। अरे लगता है बारिश की वजह से ये बथुआ, पालक, साग यहाँ पर उगा हुआ है। संजना उसे तोड़कर अपने साथ लेकर चलने लगती है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। सिर्फ ये घास से क्या होगा? रोटी भी तो चाहिए होगी घर में सभी को। अब रोटी कहाँ से खिलाऊंगी सबको? कुछ दूरी पर चलने के बाद एक चक्की वाले की दुकान के बाहर उसे आटे का चोखर नजर आता है, जो एक पन्नी में भरा होता है। ये तो आटे का चोखर है। एक काम करती हूँ, इसे ले जाती हूँ। वैसे भी चक्की वाले को इसका क्या काम? संजना उस आटे के चोखर की पन्नी को उठा लेती है और उसे घर ले आती है। ये सब देखकर देवरानी कहती है, जेठानी जी, आप ये सब क्या लेकर आ गई हो? घास फूस। यह पालक, साग और बथुआ है। आज इसी की रोटी बनाकर सभी को खिलाऊंगी। कुणाल और ईशा हरी सब्जी देखकर मुंह बना लेते हैं। अरे बहू, ये तू क्या कर रही है? इस घास कूड़े को कौन ही खाएगा? देखना माँ जी, सबको ये जरूर पसंद आएगा। घर में गैस दोबारा खत्म हो गई थी। इसी के चलते संजना चूल्हे पर उसी थोड़े बथुआ साग को उबाल कर चोखर को गूंथती है और उसकी रोटी बनाकर एक के बाद एक सभी को खिलाती है और अपनी देवरानी को भी। खा लो देवरानी जी, ये आपके शरीर के लिए बहुत जरूरी है। इससे तुम्हें ताकत मिलेगी। अरे वाह माँ, ये घास की रोटी तो बहुत टेस्टी है। आप तो अब रोज यही बनाना। हाँ माँ, ये घास की रोटी खाकर तो मजा ही आ गया। मुझे तो इसे देखकर खाने का मन नहीं कर रहा था, पर खाई तो मजा आ गया। इस तरह घास की रोटी खाकर पूरा परिवार अपना पेट भर लेता है। अब कुछ दिन तक संजना नदी के पास जाकर थोड़ा बहुत पालक घास लेकर आती और चक्की वाले से चोकर मांगकर घास की रोटी बनाती है।
आगे जाकर उनकी ये मजबूरी के दिन जल्दी खत्म हो जाते हैं। बरसात के मौसम के थमते ही दोनों देवरानी जेठानी के पति शहर से पैसे कमा कर लाते हैं, जिसके बाद उनकी परेशानियां खत्म हो जाती हैं और बहुत जल्द गर्भवती देवरानी एक सुंदर सी प्यारी सी बेटी को जन्म देती है। इस तरह गरीब परिवार बरसात की परेशानियों से बाहर निकलकर खुशी खुशी रहने लगता है। आशा करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वैसे अगली वीडियो आप किस टाइटल पर चाहते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में टाइटल सजेस्ट कीजिए। जिसका टाइटल सबसे अच्छा होगा अगली वीडियो उस पर लाने की कोशिश करेंगे।